यस गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का सुपर रिवीजन, अभी तक हम लोग ने काफी सारे चैप्टर्स के सुपर रिवीजन किए, तो प्लीज एक बार उसका प्लेलिस्ट देख लेना। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इनपुट टैक्स क्रेडिट का सुपर रिवीजन। बहुत अच्छे से ब्रेथलेस तरीके से रिवीजन कंप्लीट करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आईटीसी में कितने सेक्शंस है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आईटीसी में यू हैव 3 सेक्शंस इन टोटल। सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 17 एंड सेक्शन नंबर 18। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ आईटीसी। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 16 में, जिसमें बोला है कंडीशंस फॉर क्लेमिंग द आईटीसी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई अगर आईटीसी लेना है तो क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। तो कंडीशंस में सबसे पहला कंडीशन, अगर मुझे आईटीसी चाहिए, मतलब देखो मैं इनवर्टर सप्लाई कुछ ले रहा हूं, अगर मैं कुछ इन्वर्टर सप्लाई ले रहा हूं तो मैं उसका उस पे जो जीएसटी पे कर रहा हूं, विल आई बी एबल टू टेक द आईटीसी। चलो देखते हैं। तो कंडीशन में क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव द रजिस्ट्रेशन। तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एंड यू शुड अवेल द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ योर बिजनेस, बिजनेस पर्पस, मतलब गुड्स हो या सर्विस हो, जो भी हो तुम लोग ने बिजनेस पर्पस के लिए लेना चाहिए। नंबर 1 रजिस्ट्रेशन होना क्या है, मैंडेटरी होने वाला है। उसके बाद जो रेसिपिएंट है, मतलब मैं अगर रेसिपिएंट रहूंगा तो मेरे पास कुछ इनवॉइसेस चाहिए। इनवॉइसेस मतलब क्या, कि मेरे पास भले मेरे भले मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, भले मैं गुड वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, पर एडिशनल चीजें गवर्नमेंट बोल रहा है कि तुम्हारे पास होनी चाहिए इफ यू वांट टू टेक द आईटीसी। तो सबसे पहले इनवॉइस आ सकता है, डेबिट नोट आ सकता है, बिल ऑफ एंट्री हो सकता है, इनवॉइस प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ आरसीएम एंड आईएसडी। तुम लोगों को इंटर के लिए, सीए इंटर के लिए नहीं है, सीएमए एंड सीएस के लिए है। सो बेसिकली तुम लोग याद रख सकते हो कि भाई अगर मेरा इनवर्ट सप्लाई है तो इनवॉइस एंड डेबिट नोट जो रेज किया होगा मेरे पास वो होना चाहिए। अगर है तो ही मुझे आईटीसी मिलेगा, वो अगर नहीं है तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। 3 conditions along with me. Number 1, I have to take the registration. Number 2, दैट आई क्या रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। दूसरा क्या बोला था मैंने, बिजनेस के लिए यूज करना चाहिए। एंड आई शुड हैव द इनवॉइस। नंबर 4, द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट हैव रिसीव्ड द गुड्स, मतलब जब तक गुड्स रिसीव नहीं होते तब तक मुझे दोस्तों आईटीसी नहीं मिलने वाला है। बट इसका एक कंडीशन है दैट इवन दो यू हैव नॉट रिसीव्ड द गुड्स बट स्टिल यू विल गेट द आईटीसी, और वो एक्सेप्शन दिया है अंडर बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर। बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है सर, देखो फॉर एग्जाम्पल देर इज वन पर्सन ए, देर इज वन पर्सन बी एंड देर इज वन पर्सन सी। प्लीज सब लोग फोकस करना, बी एंड सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स का बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड्स का। ठीक है, नाउ बी ने सी को बोल के रखा है, सी बी इज द सप्लायर एंड सी इज अ रेसिपिएंट। ना होता क्या है कि जो सप्लायर है, सप्लायर बोलता है कि ठीक है गुड्स मैं तुझे बेच दूंगा, पर गुड्स सप्लायर के पास रेडी नहीं है। सो बी क्या करता है, बी वही गुड्स ए को देता है बनाने के लिए, और ए के साथ जो अग्रीमेंट होता है वो बोलता है कि भाई देखो मुझे ये गुड्स बना के चाहिए, ये मटेरियल ले लो। नाउ ए जो है ही अग्रीज टू मेक द गुड्स फॉर बी, बराबर। बट होता क्या है कि ए डज नॉट डिलीवर द गुड्स टू बी बिकॉज बी सेज प्लीज डू नॉट डिलीवर द गुड्स टू बी, प्लीज डिलीवर द गुड्स डायरेक्टली टू द थर्ड पार्टी दैट इज सी। नाउ बिलिंग किसके नाम पे हो रहा है, बिलिंग हो रहा है बी के नाम पे, बट शिपिंग किसके नाम पे हो रहा है, शिपिंग हो रहा है सी के नाम पे। इन दिस केस प्लीज टेल मी वन थिंग, ए ने जो बी को सर्विस दिया था, कहना से जीएसटी चार्ज करेगा, यस। सो बी को उसका आईटीसी मिलेगा क्या, नंबर 1 इज बी रजिस्टर्ड, यस। नंबर 2, अच्छा रजिस्टर्ड है, बिजनेस के लिए यूज कर रहा है कि इनवर्ट सप्लाई, यस। उसके पास इनवॉइस है, यस। बट फोर्थ कंडीशन है दैट ही शुड रिसीव द गुड्स, बट बी हैज नॉट रिसीव्ड द गुड्स, बट स्टिल अंडर बिल टू शिप टू मॉडल, इवन दो बी इज नॉट रिसीविंग द गुड्स बट स्टिल बी विल गेट द आईटीसी। अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज द गुड्स विच आर रिसीव्ड बाय सी आर डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय बी, एंड दैट्स व्हाई उसको आईटीसी मिलने वाला है। उसके बाद पॉइंट ऐसा है दैट अगर मैं एक रेसिपिएंट हूं, मैंने जीएसटी का पेमेंट तो मेरे सप्लायर को कर दिया, इज दिस सफिशिएंट टू टेक द आईटीसी, एब्सोल्युटली नो। मैं जो सप्लायर को पेमेंट करूंगा, इट विल बी सप्लायर्स रिस्पांसिबिलिटी टू गो टू द गवर्नमेंट एंड पे द जीएसटी। जब तक वो बंदा गवर्नमेंट के पास जीएसटी पे नहीं करता है तब तक आई विल नॉट गेट द आईटीसी। बट इसके लिए भी एक रूल नंबर 37A है, वो हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, तो ही मुझे आईटीसी मिल जाएगा। ओके, अगर मुझे आईटीसी चाहिए और अगर वो मुझे लॉट्स में गुड्स मिले होंगे, इफ आई हैव रिसीव्ड द गुड्स इन लॉट्स, सब लोगों को मालूम है कि जब भी मुझे लास्ट लॉट मिलता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट लॉट जब भी मिलता है तभी मुझे उसका आईटीसी मिल जाता है। मुझे अगर आईटीसी चाहिए तो मैंने कौन सा रिटर्न भरना चाहिए, जीएसटीआर 3B ये रिटर्न भरना चाहिए।
परफेक्ट है। तो ये सब अपने बेसिकली कंडीशंस हम लोग ने अभी डिस्कस किए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मुझे कंडीशन लगती है वो बिल्ड टू शिप टू मॉडल की है। बाकी सब कंडीशन तो तुम लोगों को याद रह जाएगा, राइट? उसके बाद अगर मेरे पास ऐसे कुछ गुड्स है, ठीक है, मैंने कुछ मशीनरी परचेज किया जिसका वैल्यू इज 10 lakhs और उस पे मैंने जीएसटी पे किया है 1 लाख का, व्हिच मींस माय टोटल अमाउंट व्हिच आई पेड इज 11 lakhs, ठीक है। बट अभी मेरे इनकम टैक्स के एक्चुअल कॉस्ट में जो भी मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करता हूं ना, अगर मेरे इनकम टैक्स के पर्पस के लिए मैंने एक्चुअल कॉस्ट 11 lakhs कंसीडर किया, सो कैन आई से आई विल क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन 11 lakhs? So can I say I will claim depreciation on this GST component of 1 lakh as well? So अगर मैंने depreciation claim किया, can I say I will put it in my P&L debit side? Yes. If it goes in my P&L debit side, can I say my net profit will go down? Yes. So इसका मतलब अगर तुम लोग ये जो जीएसटी का कंपोनेंट है, इफ यू आर पुटिंग दिस जीएसटी कंपोनेंट इन योर एक्चुअल कॉस्ट, देन इन दैट केस यू आर गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड दैट्स व्हाई you will not get the ITC for that. अंडरस्टैंडिंग? बट अगर मैंने जो जीएसटी का कंपोनेंट है वो कैपिटलाइज नहीं किया है, मतलब मैंने एक्चुअल कॉस्ट फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस आई हैव कंसीडर्ड ओनली 10 lakhs, सो कैन आई से आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट ऑफ जीएसटी in the form of depreciation? Yes, and that's why I will get the ITC. So basically अगर इनपुट जीएसटी इज कैपिटलाइज्ड सो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, बट अगर इनपुट जीएसटी इज नॉट कैपिटलाइज्ड सो भाई मुझे जीएसटी आईटीसी सॉरी मिलने वाला है, कैपिटलाइज नहीं किया होगा तो। परफेक्ट सर, मुझे बता सकते हो क्या व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी? ओके, उसके भी पहले एक कॉन्सेप्ट करते हैं, दैट इज 180 डेज का कॉन्सेप्ट। एवरीबडी इज गोइंग टू पे अटमोस्ट अटेंशन इन 180 डेज का कॉन्सेप्ट। मैं तुम लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ 180 डेज के कॉन्सेप्ट में। प्लीज इधर ध्यान देना, 180 डेज का कॉन्सेप्ट क्या है, प्लीज सब लोग इधर ध्यान दो। मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा ये कॉन्सेप्ट में बिकॉज सो दैट तुम लोगों को याद रहेगा सब कुछ, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। देयर इज वन सप्लायर एंड देयर इज वन रेसिपिएंट। Supplier has sold certain goods to the recipient worth 10 lakhs एंड उस पे जीएसटी चार्ज किया 1 लाख का। इसका इनवॉइस रेज किया ऑन 1/11/2024, ठीक है, नवंबर मंथ में। नाउ रेसिपिएंट इज येट टू मेक अ पेमेंट ऑफ जीएसटी टू द सप्लायर। जीएसटी मतलब ये 10 लाख प्लस 1 लाख का पेमेंट अब तक रेसिपिएंट ने सप्लायर को नहीं किया है। द क्वेश्चन कम्स, विल रेसिपिएंट स्टिल गेट द आईटीसी? अभी हुआ क्या, टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर अगर हम लोग ने देखा तो सप्लायर के केस में तुम लोग ही याद करो, जब भी सप्लायर गुड्स बेचता है तो टाइम ऑफ सप्लाई कभी ट्रिगर होता है? पेमेंट ऑफ टैक्स कभी भी आता है क्या गुड्स के केस में? गुड्स के केस में कभी भी पेमेंट ऑफ टैक्स आता है क्या? नहीं आता है। सो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड लास्ट डे टू इशू इनवॉइस, कैन आई से सप्लायर को पेमेंट मिला या नहीं मिला, सप्लायर को जीएसटी तो पे करना पड़ेगा बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो गया। यस, सो जीएसटीआर 1 ये बंदा फाइल करेगा और जैसे जीएसटीआर 1 फाइल करेगा इसके जीएसटीआर 2B में आ जाएगा। जैसे इसके जीएसटीआर 2B में आ गया, द क्वेश्चन कम्स, विल रेसिपिएंट बी एबल टू टेक द आईटीसी इवन दो ही हैज नॉट मेड अ पेमेंट टू द सप्लायर? तो उन्होंने बोला कि यस, रेसिपिएंट विल स्टिल बी एबल टू टेक द आईटीसी, ही कैन टेक द आईटीसी बट विथ अ कंडीशन। इसके पीछे एक कंडीशन है। रेसिपिएंट को बोला कि भाई तुझे आईटीसी मिल जाएगा, पर इसके पीछे ये कंडीशन है दैट रेसिपिएंट शुड मेक अ पेमेंट ऑफ दिस 11 लाख रुपीज टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया तो तूने जो आईटीसी लिया था वो परफेक्ट था। सो आज मैं आईटीसी ले सकता हूं क्या? ले सकता हूं विद अ कंडीशन दैट आई नीड टू मेक अ पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज। कौन सा पेमेंट? 11 लाख का पेमेंट। सो रेसिपिएंट बोला हाँ 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 पेमेंट कर देगा, पेमेंट कर देगा। तो उसने आईटीसी ले लिया और दिसंबर मंथ के पेमेंट करने के टाइम पे उसने 1 लाख रुपए का पेमेंट कम किया बाय अवेलिंग द आईटीसी और यूटिलाइजिंग द आईटीसी। और ये जीएसटीआर 3 भी दिसंबर मंथ में फाइल किया। क्यों? बिकॉज नवंबर मंथ का इनवॉइस था। नवंबर मंथ का इनवॉइस तो रिटर्न कभी फाइल करेगा? दिसंबर मंथ में। तो जब भी दिसंबर मंथ में जो जीएसटीआर 3 भी फाइल होगा जो नवंबर मंथ का होगा, तभी उसने ये 1 लाख का आईटीसी यूटिलाइज भी कर दिया। पर उसके पीछे कंडीशन क्या था? रेसिपिएंट शुड मेक अ पेमेंट टू द सप्लायर ऑफ 11 lakhs विद इन 180 डेज। बराबर, ये कंडीशन पे उसने आईटीसी लिया था और वो उसने माइनस कर दिया। ठीक है, अभी देखते हैं कि भाई 180 डेज कभी कंप्लीट होता है। 180 डेज कंप्लीट होते हैं ऑन, समझो एग्जांपल लेते हैं, 180 डेज गेट्स कंप्लीटेड ऑन 34/25। 34/25 के पहले 11 लाख रुपीस का पेमेंट, 11 लाख रुपीस का पेमेंट सप्लायर को होना चाहिए था। बट हुआ क्या? नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली।
तो कभी हुआ, ये जो हुआ ना 11 लाख का पेमेंट, वो 11 लाख का पेमेंट हुआ 12/12/25 को। ये 11 लाख का पेमेंट कभी हुआ, 11 लाख का पेमेंट टू द सप्लायर हुआ ऑन 12/12/2025 को। सो कैन आई से विद इन 180 डेज तो नहीं हुआ। अगर विद इन 180 डेज नहीं हुआ तो कंडीशन जो उन्होंने दिया था, आईटीसी के पीछे कंडीशन था, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो कैन आई से दिस रेसिपिएंट विल हैव टू रिवर्स द आईटीसी। दिस रेसिपिएंट विल हैव टू रिवर्स द आईटीसी। एब्सोल्युटली राइट। नाउ ये रिवर्स करेगा मतलब क्या करेगा, ये जो रेसिपिएंट है ना, ये गवर्नमेंट को जाके पेमेंट कर देगा 1 लाख रुपीज का। करेक्ट है, ये 1 लाख रुपीज का गवर्नमेंट को जाके पेमेंट कर लेगा। ठीक है, आउटवर्ड टैक्स में ऐड कर लेगा, बिकॉज इसने वो 1 लाख रुपीज माइनस किया ना आईटीसी का, तो गलत माइनस किया था, बिकॉज 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया। तो रेसिपिएंट क्या करेगा, ये 1 लाख रुपीज गवर्नमेंट को जाके पे कर देगा। सो कभी किया उसने ये 1 लाख रुपए का पेमेंट, ये 1 लाख रुपए का पेमेंट समझो उसने किया है ऑन 7/7/25। ठीक है, सो कैन आई से आई यूज द मनी, आई यूज दोज 1 लाख रुपीज रॉन्गली फ्रॉम द डेट ऑन विच आई फाइल जीएसटीआर 3B, जो मैंने गलत आईटीसी लिया था। इट वॉज ऑन 18th of December 2024 टिल 7th of July 2025। ये महीने, ये दिन तक, ये पीरियड तक मैंने वो 1 लाख रुपए गलत यूज किया था। कैसे, 18/12 को मैंने आईटीसी यूटिलाइज किया था, पर बाद में समझा वो गलत है, इसके वजह से वही गलत आईटीसी मैंने पेमेंट कर दिया। सो ये जो पीरियड के अंदर मैंने जो भी यूज किया है गलत 1 लाख रुपीज, ये 1 लाख रुपीज के इंटरेस्ट के साथ साथ मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, एंड इंटरेस्ट विल बी एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। सो कितना इंटरेस्ट लगेगा, 1 लाख रुपीज इंटू 18% पर एनम इंटू 18/12/24 से लेके 7/7/25, जितना मैंने 1 लाख गलत यूज किया तब तक, अपॉन 365। करेक्ट है, सो परफेक्ट। तो ये अपना बात कंप्लीट हुआ, तो रिवर्सल करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। परफेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन कम, सर ठीक है मैंने आईटीसी लिया, वो बाद में समझा कि गलत है, इसकी वजह से मैंने रिवर्स कर दिया। ठीक है, अभी मैं जब भी वो 11 लाख रुपीज का एक्चुअल सप्लायर को पेमेंट करूंगा ना, 11 लाख रुपीज का जो पेमेंट करूंगा वो कभी किया, 12/12/25 को किया, जो सप्लायर को पेमेंट किया। क्वेश्चन कम्स दैट विल आई बी एबल टू टेक द आईटीसी ऑफ 1 लाख रुपीज जब भी मैं एक्चुअल पेमेंट करूंगा। भाई एक्चुअल पेमेंट करूंगा, सो डोंट यू थिंक मेरा हक का पैसा है वो, और मैंने जीएसटी पे किया, तो डोंट यू थिंक मुझे आईटीसी तभी हक से मिलना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। तो उन्होंने बोला है कि भाई देख, will the recipient get the ITC once he actually makes the payment of 11 lakh to the supplier? Answer is yes, he can take the ITC whenever he will actually make the payment to the supplier. आई होप दैट यू आर क्लियर, मतलब मैं बहुत डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन कर किया है तुम लोगों को 180 डेज का। सो आई होप दैट यू आर एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर विद दिस पार्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद 16(4) करके एक सेक्शन है, दैट इज टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी। प्लीज सब लोग ध्यान देना, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी। मेरे पास एक इनवॉइस है, एंड दैट इनवॉइस इज इन रिलेशन टू फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो ये 22-23 में जो इनवॉइस आया है, उसका मैं टाइम, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी विच फॉर द इनवॉइसेस विच आर रेज्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर। सो उन्होंने बोला है दैट 30th November of the next subsequent financial year, 30th November of the subsequent financial year, अभी इधर लिखते हैं, what is the subsequent financial year, 30th November, 30th November 23, और actual date of filing the annual return whichever is earlier. Now assume करते हैं that annual return is filed on 15th of December 23. So whichever is earlier comes to what? Whichever is earlier comes to 30/11/2023. तो ये दिन के पहले मैंने क्या करना चाहिए दोस्त, आईटीसी अवेल करना चाहिए। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे आता है इनवॉइस एंड डेबिट नोट। इनवॉइस जो रेज हुआ था, मतलब मेरे पे इनवॉइस जो रेज हुआ था वो 1/4/21 को रेज हुआ था, और उस पे ही जो डेबिट नोट रेज हुआ था वो 7/7/25 को रेज हुआ था। प्लीज बात को समझो, इनवॉइस एंड डेबिट नोट का क्या होता है संबंध, मतलब इनवॉइस में मैंने अगर 7 लाख यूनिट्स का अमाउंट चार्ज किया है, उनको बाद में समझो अरे बाबा, और ये तो 7 लाख नहीं 10 लाख होना चाहिए, तो उसने कनेक्टिंग टू द ओरिजिनल इनवॉइस ये 3 लाख यूनिट्स का वापस क्या रेज किया, डेबिट नोट रेज किया, और उस पर जीएसटी चार्ज किया। तो कहने से इस पे भी जीएसटी चार्ज हुआ है, इसमें भी जीएसटी चार्ज हुआ है, बराबर। ये इनवॉइस रेज कभी हुआ है, 1/4/24 को इनवॉइस रेज हुआ है, जिसपे जीएसटी चार्ज हुआ है, मैंने पे भी किया है। ये 7/7/25 को डेबिट नोट रेज हुआ है, इस पे भी मैंने जीएसटी पे किया है। सो डोंट यू थिंक आई विल गेट द आईटीसी फॉर बोथ इनवॉइस एंड डेबिट नोट? करेक्ट, यस। नाउ
हेलो हेलो हेलो, हाँ। द क्वेश्चन कम्स दैट विल आई गेट द आईटीसी, मतलब व्हाट विल बी द टाइम लिमिट फॉर दिस, मतलब इसका तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 आता है, इसका तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 आता है. So will the time limit for availing the ITC for invoice and debit note will be different or it will be the same? What do you think? Please tell me in the comments. मैं क्या करना चाहिए इसमें? तो उन्होंने बोला देखो, इनवॉइस एंड डेबिट नोट दोनों को अलग अलग ट्रीट करना, मतलब इनवॉइस का फाइनेंशियल ईयर अलग है, डेबिट नोट का अलग है, तो उनको अलग से तुम लोग ट्रीट करना और अलग से उसका टाइम ऑफ सप्लाई, सॉरी, अलग से उनका टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी निकालना. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. सो इसका बेसिकली क्या होगा, तो इसका बेसिकली होगा 30th ऑफ नवंबर 2025 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, और इसका आएगा 30th ऑफ 11 2026 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न. तो इसके अंदर जो जीएसटी का आईटीसी होगा वो मैं ये डेट के पहले ले सकता हूं, इसके अंदर जो जीएसटी का रेट होगा, जीएसटी का अमाउंट होगा, वो ये डेट के पहले ले सकता हूं. करेक्ट, एकदम परफेक्ट. ओके, हम लोग ने और एक पॉइंट देखा था, दैट विल द रेसिपिएंट गेट द आईटीसी, जो 180 डेज में देखा था ना, will the recipient get the ITC once he actually makes the payment of 11 lakhs to the supplier on 12/12. द बात को समझो, ये जो इनवॉइस था वो कौन सा इनवॉइस था, 1/11/24 का इनवॉइस था. मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज गोइंग टू बी द लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस, लास्ट डेट टू अवेल द आईटीसी? व्हाट इज द लास्ट डेट टू अवेल द आईटीसी? 1/11/24 होगा. तो आईटीसी का अवेलमेंट डेट देख रहे हैं हम, डेबिट नोट का क्या बोल रहे हो तुम लोग, डेबिट नोट का टाइम लिमिट नहीं रहता है, हमको मालूम है, अपना आईटीसी का क्या टाइम लिमिट है वो देख रहे हैं हम. सो 1/11/24 का इनवॉइस होगा. व्हाट इज गोइंग टू बी दैट लास्ट डेट टू अवेल द आईटीसी? इट इज गोइंग टू बी 30th नवंबर 2025 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न. कैन आई से 30th 30/11, सो अज्यूम करते हैं इट इज गोइंग टू बी 15th ऑफ दिसंबर को मैंने एनुअल रिटर्न फाइल किया. ठीक है, सो विच एवर इज अर्लियर कम्स टू 30/11/25, बराबर है. सो मैंने एक्चुअल पेमेंट कभी किया था, 12/12/25 को किया था. कहना से एक्चुअली मुझे तो इसका आईटीसी नहीं मिलना चाहिए एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट के टाइम पे. यस, बिकॉज टाइम लिमिट तो क्रॉस हो गया, बट उन्होंने बोला टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी का लिमिट is not applicable at the time of re-availment of ITC and this is the re-availment of ITC. ये जो re-availment होता है उसमें कभी भी टाइम लिमिट अप्लाई मत करना. whenever you will pay तभी तुझे क्या मिल जाएगा दोस्त, आईटीसी मिल जाएगा. ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यू शुड नो दिस. परफेक्ट. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 16 तो अपना कंप्लीट हुआ. अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे सेक्शन नंबर 17. देखो, अगर मैंने इनवर्ड सप्लाई किया, उस पर जीएसटी पे किया, और वही इनवर्ड सप्लाई मैंने 60% बिजनेस के लिए यूज किया एंड 40% नॉन बिजनेस के लिए यूज किया, तो जितना भी मैंने 60% बिजनेस के लिए यूज किया है तो उस पर क्या मिल जाएगा दोस्त, आईटीसी मिल जाएगा. ओके, और बाकी के लिए नहीं मिलेगा. दूसरा पॉइंट, मैंने इनवर्ड सप्लाई किया है, उस पर जीएसटी मैंने पे कर दिया, तो मैंने वो ही इनवर्ड सप्लाई यूज किया 60% टैक्सेबल सप्लाई के लिए एंड 40% एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए. तो जितना भी वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया है उस पे आईटीसी मिल जाएगा इनवर्ड सप्लाई, मतलब इसका बेसिकली 60% का मुझे आईटीसी मिल जाएगा. परफेक्ट. हम लोग अभी बात करते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट का, दैट इज सेक्शन नंबर 17.5. 17.5 बात करता है मोटर व्हीकल का. याद करो मोटर व्हीकल का क्या सीन है. देखो, ब्लॉक्ड क्रेडिट, मैंने कुछ व्हीकल्स परचेज किए या फिर मैंने कुछ इनवर्ड सप्लाई किए. किसके किसके इनवर्ड सप्लाई किए, प्लीज सब लोग पूरे अटेंशन से के साथ इधर देखना. मैंने मोटर व्हीकल परचेज किया और वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए था. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए दोस्त देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए ट्रक परचेज किया, जो भी परचेज किया, फॉर एवरीथिंग आई एम गोइंग टू गेट द आईटीसी. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज सॉर्टेड. अभी नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए अगर कुछ किया होगा तो. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के केस में मैंने अगर 3 बिजनेस के लिए अगर मैंने मोटर व्हीकल्स परचेज किए हैं, गाड़ियां है, और मैंने 3 बिजनेस के लिए परचेज किया है, मतलब क्या, देखो, फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल्स, इफ दिस इज द रीजन, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, दिस इज द रीजन, एंड इंपार्टिंग मोटर व्हीकल का ट्रेनिंग, बेसिकली इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन मोटर ड्राइविंग स्कूल्स. 3 चीजें, फर्दर सप्लाई, मैं गुड, मैं व्हीकल लेता हूं, व्हीकल बेचता हूं. फर्स्ट पॉइंट, मैं ट्रांसपोर्टेशन का मेरा बिजनेस है. सेकंड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट इज मैं, मेरा मोटर ड्राइविंग स्कूल है. अगर ये 3 बिजनेस के लिए मैंने अगर कौन से व्हीकल्स लिए होंगे तो उस पे मुझे आईटीसी मिल जाएगा. और अगर कौन सा दूसरा बिजनेस होगा तो इसके लिए देखा जाएगा कि मेरा सीटिंग कैपेसिटी कितना है.
इफ माई सीटिंग कैपेसिटी इज अप टू 13 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो मुझे उसमें आईटीसी क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है. बट अगर मेरा मोटर व्हीकल का सीटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 13, देन इन दैट केस इस पे मुझे क्या मिलता है, आईटीसी मिल जाता है. हम लोग ने प्रैक्टिस बैच और रेगुलर बैच में इसके रीजन के साथ देखा है कि 13 क्यों आया. करेक्ट है, क्यों बोला ऐसा उन्होंने, 13 के नीचे 13 के ऊपर. परफेक्ट है, ठीक है. अभी ये हम लोग ने बात किया, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा तो भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा. सिमिलरली इन केस ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, याद रखना वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट के केस में भी सेम है. अगर मेरा बिजनेस मतलब मेरा अगर इनवर्ड सप्लाई ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट हुआ है फॉर फर्दर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए मैंने वेसल परचेस किया है, या फिर मैं ट्रेनिंग देने के लिए वेसल परचेस किया है, तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा. और अगर मैं कौन से भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए दे रहा हूं तो भी मुझे दोस्त आईटीसी मिलने वाला है. और इसमें अगर इधर तो सीटिंग कैपेसिटी नहीं आएगा ना भाई, तो इस पे क्या कर दिया, अदर बिजनेस के लिए आईटीसी ब्लॉक कर दिया. फॉर एग्जांपल टीचिंग पर्पस के लिए मैंने एयरक्राफ्ट परचेज किया है, तो मैं सोचा एक काम करते हैं अभी एवरी टाइम क्लास एयरक्राफ्ट से ले जाएंगे, बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा. इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस. इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस, इसका मतलब क्या, मैंने एक गाड़ी परचेज किया था, उसका मैंने रिपेयरिंग किया. सो तुम लोग से मैंने क्या किया, गाड़ी का रिपेयरिंग कर दिया, बराबर. और तुम लोग ने मेरे से जीएसटी भी चार्ज किया और वैल्यू एंड जीएसटी दोनों चार्ज किया. सो तुम लोग ने भी मेरे से जीएसटी चार्ज किया है ना, सो विल आई गेट द आईटीसी फॉर योर रिपेयरिंग सर्विस का जीएसटी. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ दिस व्हीकल मुझे आईटीसी मिला था क्या. अच्छा, अगर मैं ट्रक तुम लोगों को रिपेयर करने के लिए दे रहा हूं तो ट्रक के परचेस पे मुझे आईटीसी मिला था, यस, तो उसके सब रिलेटेड कॉस्ट पे आईटीसी मिल जाएगा. अगर मैंने ऐसा कौन सा मोटर व्हीकल लिया था जो 13 सीटिंग कैपेसिटी से नीचे था, मतलब 4-5 सीटर गाड़ी था, वो मैं तेरे से रिपेयर करवाया, उसके ओरिजिनल परचेज पे आईटीसी मिलता है क्या, नहीं मिलता है. सो इसका मतलब मेरे रिलेटेड कॉस्ट पे भी आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा. I hope that you are clear with the point which I'm discussing. Membership of club health and fitness center. Membership of club health and fitness center. Sir, इसमें कैसे होता है देखो, अगर usually the ITC is blocked in case of membership of club health and fitness center unless it is a statutory obligation. स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन मतलब होता क्या है, कोई बहुत लोगों को नहीं मालूम. स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन मतलब ऐसा कौन सा लॉ है, लॉ जो बोलता है कि तुम लोगों ने मेंबरशिप लेना चाहिए अपने एम्प्लॉइज के लिए, तो ही मुझे अलाउ हो जाएगा, नहीं तो मुझे अलाउ नहीं होगा. ओके. एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछते हैं कि देर इज कंपनीज पॉलिसी, कंपनीज पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट लेटर में लिखा हुआ है, तेल लेने का हम लोगों को क्या करने का, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है क्या, वो होगा तो ही मुझे आईटीसी मिलेगा. ओके. दूसरा, ट्रैवल बेनिफिट्स. ट्रैवल बेनिफिट्स अगर मैंने कौन से एम्प्लॉय के लिए किधर घूमने भेज दिया, तो ट्रैवल बेनिफिट्स पे मैंने उसके ट्रैवल बेनिफिट्स के लिए मैंने जीएसटी पे किया था, तो वो जीएसटी का भी मुझे आईटीसी दोस्त नहीं मिलने वाला है, इवन दो इट इज फॉर माय बिजनेस पर्पस एंड अनलेस इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन. करेक्ट. उसके बाद अदर्स का बात करते हैं. अदर्स के केस में क्या होता है, देखो इमेजिन करो कि मैंने कुछ फूड परचेस किया, बेवरेजेस परचेस किए, केटरिंग सर्विस किया, कॉस्मेटिक सर्जरी किया दोस्त, कॉस्मेटिक सर्जरी, हेल्थ सर्विसेज या लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल जिसपे आईटीसी ब्लॉक्ड है, मतलब छोटा व्हीकल जिसपे आईटीसी ब्लॉक्ड है, वो मैंने इनवर्ड सप्लाई क्या किया, उसका रेंटिंग कर दिया. सो अगर वो व्हीकल पे आईटीसी ब्लॉक्ड है परचेस के टाइम पे, वो अगर व्हीकल मैंने रेंट पे लिया होगा तो उस पे भी मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा. मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट जो तुम लोग भूल सकते हो, दैट कैन बी दिस, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस. ये चीज याद रखना, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, ये चीज याद रखना. इस पे मुझे आईटीसी दोस्त नहीं मिलने वाला है अनलेस इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन. और एल्स मैं जो ये सप्लाई ले रहा हूं इनवर्ड सप्लाई, आई एम यूजिंग द सेम इनवर्ड सप्लाई फॉर माय आउटवर्ड सप्लाई. फॉर एग्जांपल मैं केटरिंग सर्विस दे रहा हूं, केटरिंग सर्विस मेरे महाजन वर्चुअल्स के एम्प्लॉइज के लिए खाना खिलाने के लिए. सो मैं जो केटरिंग सर्विस दे रहा हूं, कहने से आई एम यूजिंग इट फॉर माई सेल्फ, यस. बट अगर मैं भी एक केटर हूं और मेरे पास क्लाइंट्स है, तो क्लाइंट्स का इतना ज्यादा डिमांड है कि मैं बोल रहा हूं कि इतना मेरे से होगा ही नहीं, तो मैंने तुम लोगों को फोन किया और बोला कि प्लीज यार ये थोड़ा केटरिंग में हेल्प कर सकते हो क्या, तो तुम लोग भी केटर हो, यू प्रोवाइडेड मी द केटरिंग सर्विस, आई टुक दोस सर्विसेज एंड आई प्रोवाइडेड द सेम टू माई क्लाइंट. So can I say my inward supply which I'm taking is equal to my outward supply? I'm using it for my furtherance of business and that's why तुम लोग ने जो मेरे से जीएसटी चार्ज किया होगा ना, मुझे उसका क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा.
परफेक्ट। उसके बाद बात करते हैं ITC is blocked when the goods when हाँ when the goods or services are used for personal consumption। ऑफ कोर्स मैं अगर एसी लिया परचेज किया और मैं घर पे बिठाया वो एसी बिठाया मतलब घर पे लगाया वो एसी, तो मुझे वो एसी का आईटीसी मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है। अगर मेरे पास कौन से गुड्स थे वो स्टोलन डिस्ट्रॉयड डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट हो गए, तो विल आई गेट द आईटीसी? एब्सोल्युटली नो। प्लीज मार्क दिस इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क दिस इंपॉर्टेंट, स्टोलन डिस्ट्रॉयड डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ फ्री सॉरी गिफ्ट और फ्री सैंपल। अगर मेरे पास गुड्स थे और वो डिस्ट्रॉय हो गए, आग लग गई अगर उसमें, इन दैट केस उस पे मुझे आईटीसी नहीं मिलने वाला है। परचेस किया अगर कॉम्पोजिट डीलर ने, तो उसको भी आईटीसी बेचारे को नहीं मिलता है। ओके, अगर कौन सा एनआरटीपी है, याद रखना नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उसको सिर्फ एक आईटीसी अलाउ होता है। वो कौन सा आईटीसी होता है? वो कौन सा आईटीसी होता है? देखो, एनआरटीपी आउटसाइड इंडिया से, एनआरटीपी आउटसाइड इंडिया से जब भी गुड्स लेके आता है, तभी गुड्स जब भी इंपोर्ट करता है ना, तभी वो कस्टम ड्यूटी पे करता है। और ये जो कस्टम ड्यूटी पे करता है जिसमें होता है आईजीएसटी, और ये जो आईजीएसटी होता है ना, सिर्फ उसका उसको आईटीसी मिलता है, सिर्फ इसका उसको आईटीसी मिलता है। बाकी जो जो आईटीसी है ना, वो सब कुछ क्या करके रखा है उन्होंने? ब्लॉक करके रखा है। उसके बाद बात करते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में प्लीज सब लोग ध्यान देना, मतलब मैं इधर महाजन वर्चुअल्स है और महाजन वर्चुअल से इधर एक लोधा बिल्डर्स है, लोधा, ठीक है, लोधा से मैं सर्विस ले रहा हूं महाजन वर्चुअल्स। कौन सा सर्विस? कंस्ट्रक्शन का सर्विस, बराबर। और मैं उससे क्या बिल्ड कर रहा हूं? मैं उनसे बिल्ड करवा रहा हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। इफ आई एम बिल्डिंग, ओके, उन्होंने कितना चार्ज किया मेरे से? उन्होंने मेरे से चार्ज किया है 1 करोड़ प्लस 10 लाख का जीएसटी। सो द क्वेश्चन इज कि 10 लाख के जीएसटी का आईटीसी मिलेगा क्या? तो देखा जाएगा कि मैंने उनसे क्या बिल्ड करवाया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्ड करवाया है या मूवेबल प्रॉपर्टी बिल्ड करवाया है। इफ आई हैव बिल्ट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, मुझे हमेशा वो 10 लाख का आईटीसी मिल जाएगा। बट इफ आई हैव बिल्ट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें दो पार्ट्स आते हैं। नंबर वन, आई कैन मेक प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम देम, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, या फिर अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। इफ इट इज अ प्लांट एंड मशीनरी, तो मुझे उसका आईटीसी मिल जाता है, पर अगर वो अदर देन प्लांट एंड मशीनरी होगा तो उसका मुझे आईटीसी नहीं मिलता है। अंडरस्टैंडिंग एकदम बराबर? ओके ना। अभी ये जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन मार दिया ना इधर, कि रिस्ट्रिक्शन अदर देन प्लांट एंड मशीनरी को नहीं मिलेगा, मैं तुम लोगों को बताऊं ये भी रिस्ट्रिक्शन अलाउ कर देंगे वो लोग। अगर महाजन वर्चुअल्स भी क्या है, लोधा जैसे और एक बिल्डर है, मतलब महाजन वर्चुअल्स भी आगे क्या करता है, एक अमित महाजन करके है, उसको क्या करता है, वो सर्विस देता है। सो अगर महाजन वर्चुअल्स भी इनवर्ड सप्लाई, ही इज यूजिंग दिस इनवर्ड सप्लाई फॉर हिज आउटवर्ड सप्लाई, देन इन दैट केस ये महाजन वर्चुअल्स को कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है फर्दर सप्लाई के लिए। अंडरस्टैंडिंग? आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस पार्ट, ठीक है? ओके, ये अपना वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का हो गया। अभी मैं तुम लोगों को और एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं जो बहुत लोगों को नहीं मालूम होती है, तो प्लीज एक बार देखना, प्लीज सब लोग फोकस करना इधर। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने इनवर्ड सप्लाई लिया, और इफ इट इज, चलो ये ब्लैंक पेज सामने रखता हूं मैं, सो दैट यू विल फोकस ऑन मी एंड यू विल नॉट रीड एनीथिंग एल्स। इधर देखो, मैं बोल रहा हूं कि मैंने कुछ इनवर्ड सप्लाई लिया लोधा से, बराबर है। हम लोग ने बोला कि मैंने क्या बिल्ड किया, कि इट कैन बी अ कैपिटल असेट विच इज मूवेबल प्रॉपर्टी, और इट कैन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो कैन आई से इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज एन असेट। इफ इट इज एन असेट तो ही हम लोग इधर बात करेंगे। असेट होने के लिए कहना है से वो एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होना चाहिए। मैंने जो लोधा को पेमेंट किया है वो अगर कैपिटलाइज हुआ तो इट विल बिकम एन असेट एंड इट विल बिकम प्रॉपर्टी। सो वो प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी उन्होंने 17(5) में ब्लॉक ऑफ आईटीसी का बात किया है ना, वो ब्लॉक ऑफ आईटीसी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल असेट्स पे एप्लीकेबल होता है, विच मींस इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, that expenditure should be capitalized. If that expenditure is not capitalized, that is not an asset, that is not a property, which means उस पर restriction लगेगा ही नहीं 17(5) का। that restriction of 17(5) जो है ना, इमोबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, रिस्ट्रिक्शन लगता है कैपिटल असेट पे। तो इसके वजह से प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैंने कुछ रिपेयर्स करवाए, किससे? लोधा से कुछ रिपेयर करवाए, और रिपेयर करवाए प्लांट एंड मशीनरी के। अगर मैंने लोधा से प्लांट एंड मशीनरी के रिपेयर्स करवाए हैं
और वो अगर रिपेयर्स कैपिटलाइज हुए हैं, अगर नहीं हुए हैं, अगर वो रिपेयर्स अगर कैपिटलाइज नहीं हुए हैं, तो और वो अगर पीएनएल डेबिट साइड पे गए हैं, मतलब वो असेट ही नहीं है, 17.5 मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, विच मीन्स आईटीसी विल बी अवेलेबल, आईटीसी विल बी अवेलेबल बिकॉज वो कैपिटलाइज नहीं हुए। बट अगर वही रिपेयर्स अगर वो कैपिटलाइज हो चुके हैं, अगर वो रिपेयर्स कैपिटलाइज हो चुके हैं, देन इन दैट केस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का रिस्ट्रिक्शन इस पे लग जाएगा, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी का। सो कैपिटलाइज नहीं हुआ है, डेबिटेड टू पेनल मतलब डेबिट किया पेनल डेबिट साइड पे, जो भी मेरा खर्चा हुआ होगा उसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा दोस्त। आई होप दैट यू आर क्रिस्टल क्लियर विद दिस पार्ट। एंड सेम पार्ट तुम लोगों को बताऊं मैंने कैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का इनवर्ट सप्लाई लिया था। मैं सोच रहा हूं कि मैं भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का इनवर्ट सप्लाई नहीं लूंगा, मैं खुद बनाऊंगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं खुद इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाऊंगा। इसका मतलब मैं खुद परचेस करूंगा मटेरियल, मैं खुद परचेस करूंगा ब्रिक्स, मैं खुद ले लूंगा इनवर्ट सप्लाई, कुछ अगर सर्विसेज का जरूरत है तो मैंने सब कुछ लिए सर्विसेज एंड गुड्स, और मैंने ही बिल्डिंग बनाया। सो कैन आई से दिस आई एम मेकिंग दिस फॉर बिल्डिंग समथिंग। यस, मैंने क्या बनाया, अगर सेम चीज मूवेबल प्रॉपर्टी बनाया तो क्या होगा, आईटीसी मिल जाएगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाया, अगर प्लांट एंड मशीनरी बनाया होगा, तो मैंने दो तीन चीज जो भी मैंने ली थी, मतलब इट कैन बी ब्रिक्स, इट कैन बी सीमेंट, जो भी परचेज किया था उसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर मैंने जो ये सब परचेज करके मैंने जो बनाया है, दैट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, देन इन दैट केस मुझे वो चारों चीज जो भी मैंने परचेज किया था उसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सेम चीज है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल्फ कंस्ट्रक्शन का, द एंटायर चार्ट रिमेन्स द सेम, करेक्ट है। और वही अगर सेल्फ कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूं फॉर माय क्लाइंट, देन इन दैट केस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, आई विल ऑलवेज गेट द आईटीसी। Is everybody following? Can you please tell me in the chat, is everybody following this? And this completes your section number 17.5. This completes your section number 17.5. अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 18 का। तो सेक्शन नंबर 18 में मैं मेरे सेल्फ नोट से करवाने वाला हूं, और ये नोट्स मुझे तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। और वो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा, नोट्स मतलब ये पेज तुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एकदम परफेक्ट है। ओके, अभी देखो सेक्शन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 18 में ध्यान दो। ओके, निकिता बोल रही है, स्पैम कर रही है निकिता कि आई कांट फाइंड कस्टम चैप्टर इन योर प्लेलिस्ट। अरे इतने बार आपने टाइप किया, इससे अच्छा ऊपर सर्च में जाके अमित महाजन कस्टम्स टाइप कर दो तो मिल जाता। इतने सा टाइम। तो हाँ, अरे हाँ, दीक्षा ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। दो पॉइंट्स मेरे और मैं डिस्कस करता हूँ इसमें ही, जो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स है। देखो, अगर मैंने टेलीकॉम टावर बिल्ड किया, अगर मैंने टेलीकॉम टावर बिल्ड किया अगर मैंने टेलीकॉम टावर बिल्ड किया, देन इन दैट केस मुझे एक चीज बताओ, इज दिस अ प्लांट एंड मशीनरी? मतलब मैंने लोधा से टेलीकॉम टावर बिल्ड करके लिया, तो किधर फॉल होगा? मूवेबल में तो फॉल नहीं होगा, तो इमूवेबल में किधर होगा? इधर होगा, या अदर देन प्लांट एंड मशीनरी में होगा? ऑलवेज रिमेंबर, टेलीकॉम टावर विल फॉल अंडर अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, और उसका मुझे आईटीसी दोस्त नहीं मिलने वाला है। मैंने टेलीकॉम टावर बिल्ड किया तो आईटीसी नहीं मिलने वाला है, याद रखना। दिस इज वन पॉइंट। और एक पॉइंट है, मैंने लोधा से कुछ सर्विस लिया और मैंने एक सीमेंट का फाउंडेशन बनाया। क्या बनाया? सीमेंट का फाउंडेशन, जिसके ऊपर प्लांट एंड मशीनरी खड़ा होने वाला है, जिसके ऊपर प्लांट एंड मशीनरी खड़ा होने वाला, तो इसका तो मुझे आईटीसी मिलता है, ये बनाया तो। बट ये सीमेंट फाउंडेशन का आईटीसी मिलेगा क्या, बनाया है तो यस, ये सीमेंट फाउंडेशन बनाने का भी मुझे आईटीसी दोस्त मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज ट्रीटेड जस्ट लाइक अ प्लांट एंड मशीनरी। मस्त, एकदम बढ़िया। ओके, आ जाओ सेक्शन नंबर 18 पे। सेक्शन नंबर 18 पे आ जाओ। सेक्शन नंबर 18 में आई विल बाइफरकेट सेक्शन 18 इन 3 पार्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। I will bifurcate the entire section in 3 parts. I will go a bit slow here. Zero to hero, change in the constitution, and hero to zero. Sir, what is this? Zero to hero क्या होता है? Zero to hero मतलब you were providing exempt supply earlier. Now you are providing taxable supply. You were under composition scheme earlier. Now you are into regular scheme. You were an unregistered person earlier. Now you are becoming a registered person. सो एग्जाम था, अभी टैक्सेबल दे रहा है, तो जीरो था हीरो बन गया, ऐसा समझ सकते हैं। कॉम्पोजिशन में था, अभी रेगुलर में जा रहा है।
अभी अनरजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड बन रहा है। तो ये सब चीजें हम लोग जीरो टू हीरो में पहले पढ़ेंगे, तो उससे ही पहले हम लोग स्टार्ट करते आ जाओ। देखो प्लीज सब लोग इधर फोकस करना। अभी क्या हुआ कि 7724 को ओके कॉम्पोजिशन स्कीम टू रेगुलर स्कीम में शिफ्ट हो गया। कभी शिफ्ट हुआ कॉम्पोजिशन टू रेगुलर? आई शिफ्टेड ऑन 7/7/2024। बराबर, मेरा टर्नओवर क्रॉस हुआ 1.5 करोड़ का, 7724 को आई शिफ्टेड टू अ रेगुलर स्कीम। बराबर। अभी प्लीज फोकस करो, मेरे पास, मैं जब भी कॉम्पोजिशन स्कीम में था तभी मैंने कुछ गुड्स परचेज किए थे। अभी कभी परचेज किए थे 7724 के पहले, जब भी मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में था तभी। डू यू थिंक मैं जब भी कॉम्पोजिशन स्कीम में था तभी मुझे आईटीसी मिला होगा? ऑफ कोर्स नो, बिकॉज मैं कौन से स्कीम में हूं? कॉम्पोजिशन स्कीम में हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिला होगा? आईटीसी नहीं मिला होगा। एकदम बराबर, नो प्रॉब्लम, तो मुझे आईटीसी नहीं मिला होगा। बट मेरे पास जो ये टाइम के गुड्स है, वो थोड़े गुड्स मेरे स्टॉक में अभी भी है, विच आई एम गोइंग टू यूज इट व्हाइल आई विल बी इन द रेगुलर स्कीम। सो ये जो गुड्स मैंने परचेज किए थे 160, ये दोनों गुड्स जो मतलब 160 गुड्स तो है, उसमें मैंने आईटीसी तो नहीं लिया होगा बिकॉज मैं कॉम्पोजिशन में था। बट कहने से 100 में से मेरे पास 40 यूनिट्स अभी भी है, और 60 में से मेरे पास बी यूनिट्स अभी भी है, 50 यूनिट्स अभी भी है। तो मुझे इनका आईटीसी मिलना चाहिए क्या? बिकॉज मैं यूज करने वाला हूं अंडर रेगुलर स्कीम। तो वैसे देखा तो डेफिनेटली इसका तुम लोगों को आईटीसी मिलना चाहिए। द आंसर इज यस, बट इस पे उन्होंने कंडीशन डाल दी। तो यस, तो ये तो दिमाग में डाल देना कि भाई आईटीसी मिल जाएगा बिकॉज मैं रेगुलर स्कीम में यूज करने वाला हूं। बट पॉइंट इज, ये जो वैल्यू होगा, मैं नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे वो कभी देखेंगे? 7/7 के एक दिन पहले, मतलब 6/7/24 को जितने भी गुड्स स्टॉक में है वो देखेंगे। एंड देयर इज वन मोर कंडीशन, जो 7/7/24 के एक साल पहले, 7/7/24 के एक साल पहले, मतलब 7/7/23 के बाद परचेस किए हुए गुड्स होंगे ना, और वो जो स्टॉक में होंगे, सिर्फ उसका ही मुझे आईटीसी मिल जाएगा। सो बेसिकली एक साल का भी दोस्तों इधर कंडीशन डाल दिया है। सो भले मेरे पास कितने भी गुड्स हो, इसके पहले के मुझे इसके आईटीसी नहीं मिलेगा। सो बेसिकली ए यूनिट मेरे पास है तो उसके 40 यूनिट है, विल आई गेट द आईटीसी फॉर 40 यूनिट्स? आई विल नॉट गेट द आईटीसी फॉर 40 यूनिट्स, इवन दो दे आर इन स्टॉक, इवन दो आई एम गोइंग टू यूज इट इन द रेगुलर स्कीम। बट ये जो 50 यूनिट्स है, 60 में से कितने बचे? 50 बचे, तो ये जो 50 है उसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा। ये इनपुट्स का मैंने बात किया। अभी बात करते हैं इनपुट सर्विस। देखो इनपुट्स क्या लिखा है? इनपुट्स इन स्टॉक एज ऑन 1 डे प्रायर टू कन्वर्जन। ठीक है, तो मुझे आईटीसी मिलेगा ओनली ऑन द इनवॉइसेस रेज्ड ड्यूरिंग 1 ईयर प्रायर टू कन्वर्जन। ठीक है, इनपुट सर्विस का एक प्रिजम्पशन लिया जाता है दैट व्हेनेवर यू आर अवेलिंग द सप्लाई, व्हेनेवर यू आर अवेलिंग द सर्विस ऑन द सेम डे, यू सॉरी व्हेनेवर यू आर अवेलिंग द सर्विस, ऑन द सेम डे यू आर यूटिलाइजिंग दैट सर्विस। अगर मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम में ये दिन पे अगर सर्विस लिया तो यही दिन पे यूटिलाइज करूंगा, ऐसे मान लेंगे। तो इसके वजह से मैं कॉम्पोजिशन में हूं, इसके वजह से आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा। तो समझ रहे हैं? तो इनपुट सर्विस का तो बात ही नहीं है। इनपुट सर्विस में प्रिजम्पशन डाल दिया, इनपुट सर्विस इज यूटिलाइज्ड ऑन द सेम डे, सो आई विल नेवर गेट द आईटीसी इफ आई एम इन कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक, अभी बात करते हैं कैपिटल गुड्स का। प्लीज सब लोग फुल फोकस करना कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स का लाइफ होता है 5 साल या 60 मंथ्स। कैपिटल गुड्स का लाइफ होता है 5 साल और 60 मंथ्स। अभी देखो, बात को पूरा समझना। अभी लाइफ कितना है? 5 ईयर्स एंड 60 मंथ्स, 5 ईयर्स और 60 मंथ्स। अभी देखो 7724 को, 7724 को इट कन्वर्टेड इनटू अ रेगुलर स्कीम। क्या? 7724 को आई कन्वर्टेड इनटू अ रेगुलर स्कीम। और इसके पहले 7724 के पहले मैंने 21/3/22 को, मतलब व्हेन आई एम इन द कॉम्पोजिशन स्कीम, तभी मैंने कैपिटल गुड्स परचेज किए थे। तो कैपिटल गुड्स 22 को परचेज किए थे, उधर से 5 साल तक मेरा लाइफ है ना कैपिटल गुड्स का। बराबर है? मुझे बताओ, मैं जब कॉम्पोजिशन स्कीम में था, मुझे आईटीसी मिला होगा क्या? मैं जब भी कॉम्पोजिशन स्कीम में था तभी मुझे आईटीसी मिला होगा क्या? नहीं, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में था तो मुझे आईटीसी नहीं मिला होगा। बराबर है? बट डोंट यू थिंक इसका लाइफ तो 5 साल का है? तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये पीरियड के लिए मुझे आईटीसी डिजर्व में नहीं करता हूं, बट कैन आई से फॉर दिस पीरियड आई डिजर्व द आईटीसी?
बिकॉज मैं कैपिटल गुड्स यूज करने वाला हूं इन द रेगुलर स्कीम फ्रॉम 7/7/2024 टिल 21/3/2027. सो ये जो पीरियड है दिस इज इन एलिजिबल पीरियड मान लिया, बट एलिजिबल पीरियड भी है ना, दिस इज माई एलिजिबल पीरियड. तो हम लोगों को क्या करना है, जितना भी जीएसटी मैंने पे किया, वो जीएसटी मैंने पे किया, उसमें से मुझे इतना अमाउंट का इन एलिजिबल आईटीसी माइनस करना है, सो दैट आई विल गेट द amount of ITC to be availed on 7/7/2024. Understanding? So, first identify the number of quarters between 21/3/22 to 7/7/24. कितने क्वार्टर्स आते हैं तुम लोग आइडेंटिफाई करो. तो क्वार्टर्स के केस में कैसे करेंगे? सी क्वार्टर्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च ऑलरेडी डिफाइंड है. तो एक दिन भी तूने अगर यूज किया होगा तो पूरा क्वार्टर यूज किया ऐसे मानेंगे. सो कैन आई से ये इसमें कैन आई से 9 days ऑफ द लास्ट क्वार्टर मैंने यूज किया है, विच मीन्स आई कैन से दैट 21/22 का फाइनेंशियल ईयर में मैंने क्वार्टर 4 में यूज किया, क्वार्टर 4 22-23 में क्वार्टर 1 2 3 4, 23-24 में क्वार्टर 1 2 3 4, और कभी मैंने कन्वर्ट किया है 7/7/24 को. सो 24-25 का भी फर्स्ट क्वार्टर तो आ जाएगा. सो अप्रैल में जून, सो जुलाई के 7 दिन भी यूज किया, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्वार्टर 2 भी आ गया. सो 21-22 से लेके 11 क्वार्टर्स तक मैंने यूज किया है. सो 11 क्वार्टर्स का एक क्वार्टर का वर्थ इज 5%, विच मीन्स 55% का वर्थ ये पीरियड का है. सो 55% का ये पीरियड का वर्थ है, विच इज इन एलिजिबल. सो ये जो इन एलिजिबल आईटीसी है वो क्या, इन एलिजिबल पीरियड है वो क्या करूंगा, जीएसटी से माइनस करूंगा. इसका मतलब टोटल क्वार्टर्स 11 क्वार्टर्स इन एलिजिबल, total percentage of ineligibility comes to 55%. Now in this case मैं कंप्यूटेशन में करूंगा 10 लाख रुपीज माइनस इन एलिजिबल 55 एंड एलिजिबल आईटीसी कम्स टू 4,50,000. अगर मैंने रीड कैसे करूं अगर पूछा तो रीड ये कैसे करेंगे, तो ये जो 4,50,000 है, 50,000 रुपीज है, दिस बिलोंग्स टू दिस पीरियड. तो ये मैं आईटीसी आज के आज ले सकता हूं ऑन 7/7/24. मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं ये पॉइंट पे, आई होप समझ रहे. जरा बताओ जरा चैट में. ये पहला पॉइंट हो गया. अभी हम लोग बात करते हैं, मैं एग्जाम सप्लाई में था, नाउ आई एम गोइंग इनटू टैक्सेबल सप्लाई. मैं एग्जाम सप्लाई दे रहा था, अभी मैं क्या कर रहा हूं, टैक्सेबल सप्लाई दे रहा हूं. 7/7/24 को आई शिफ्टेड फ्रॉम, मतलब एग्जामेशन नोटिफिकेशन कैंसिल होके टैक्सेबल सप्लाई देना चालू कर दिया. सेम चीज इधर एप्लीकेबल होगा, इनपुट्स का भी ट्रीटमेंट इज द सेम, कैपिटल इनपुट सर्विसेज का ट्रीटमेंट इज द सेम, एंड कैपिटल गुड्स का भी ट्रीटमेंट इज द सेम. कुछ भी फर्क नहीं है इसमें एग्जाम टू टैक्सेबल में, सेम टू सेम. मैं बात करता हूं यूआरपी टू आरपी का. फोकस करो, मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं और मैं रजिस्टर्ड पर्सन बन रहा हूं ऑन 7/7/2020 को, 7/7/20 को. तो इसमें भी मैंने इधर जो इनपुट्स परचेस किए, इधर जो इनपुट्स परचेस किए, ये इनपुट जो परचेस किए थे, मुझे ये इनपुट्स 100 थे, बराबर. ये इनपुट्स 100 थे तो मुझे आईटीसी तो नहीं मिला होगा, बराबर. पर ये यूनिट्स में से 40 यूनिट्स जो है ना, ये मेरे अभी भी किस में है, ये 40 यूनिट्स किस में है, अभी भी स्टॉक में है. तो डोंट यू थिंक ये 40 यूनिट्स का मुझे आईटीसी मिलना चाहिए, बिकॉज आई विल बी यूजिंग इट इन द रेगुलर व्हेन आई एम इन द व्हेन आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन. सो 100 तो नहीं मिले होंगे, तो 100 में से 40 अभी भी है जो मैं रजिस्टर्ड पर्सन करके यूज करने वाला हूं. सो आई विल गेट द आईटीसी फॉर 40 यूनिट्स. करेक्ट. तो इनपुट्स इन स्टॉक का मिल जाएगा, इनपुट सर्विस वैसे भी नहीं मिलेगा जो पहले मैंने यूज किया है. एंड जो कैपिटल गुड्स है ना दोस्त, वो कैपिटल गुड्स का मुझे 5% के हिसाब से मिलता है. बट इधर उन्होंने बोला है दैट कैपिटल गुड्स के केस में मुझे ये नहीं मिलेगा, मतलब कैपिटल गुड्स का भी मुझे नहीं मिलेगा. परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम. ओके, डिक्लेरेशन का बात करते हैं. अभी देखो इसमें क्या बोला मैंने, इनपुट इन स्टॉक का बात किया. इनपुट्स इन स्टॉक मिल जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा. और अभी तक जो पॉइंट था, अभी तक का जो पॉइंट था, अभी तक का जो पॉइंट था, उसमें हम लोग क्या बोल रहे थे कि हाँ कैपिटल गुड जो है वो कैपिटल गुड्स का यूजुअली मिल जाता है 5%. बट यूआरपी टू आरपी के केस में कैपिटल गुड्स मुझे नहीं मिलेगा. और ये अभी का जो एग्जाम आया था ना, उस पर क्वेश्चन आया था. करेक्ट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, और समझना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जब भी मैं यूआरपी टू आरपी जाता हूं,
जब भी मैं यूआरपी टू आरपी जाता हूं, तभी एक मुझे डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और वो डिक्लेरेशन होगा जीएसटी आईटीसी 01 के अंदर, और वो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुझे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि इतना आईटीसी में लेके जा रहा हूं। ठीक है, वैल्यू ऑफ आईटीसी अगर मोर देन 2 लाख होगा तो मुझे सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा फ्रॉम सीएसीए में। अभी होता क्या है कि लोग इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते। लोग बोलते हैं कि यार क्या ये सब थियोरी नहीं पढ़ना है, पर इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट्स यू टू रिमेंबर दिस। सो प्लीज ये नोट डाउन करके रखना, बिकॉज देखो हम लोगों को ऑलवेज रिमेंबर दैट वी वांट टू fall under 10% of the students. We don't want to fall under 90% of the students. 90% of the students will leave all these small points, but I want you to put every possible thing to make sure that you have covered everything. ठीक है, ओके, इसीलिए मैं सुपर रिवीजन में भी एक एक छोटी छोटी चीज कवर कर रहा हूँ। जिधर स्लो जाना चाहिए उधर मैं स्लो जा रहा हूँ, सो दैट तुम लोगों को बाद में भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ अपना। पार्ट नंबर 2 चालू करते हैं। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू सेल, मर्जर और अमालगमेशन। इसका मतलब मेरे पास एक कंपनी है ए विच इज गेटिंग अमालगमेटेड इन बी, बराबर। सो ए के पास जो आईटीसी है, वो ए का आईटीसी बी को ट्रांसफर होगा क्या? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ भाई होगा, ये अभी ये तो बंद होने वाली है ना, तो ए का जो आईटीसी है वो बी को ट्रांसफर हो जाएगा। सो प्लीज ध्यान देना, ट्रांसफरर हैज टू फाइल जीएसटी आईटीसी 02। ट्रांसफरर हैज टू फाइल जीएसटी आईटीसी 02। ये इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा ऑन द कॉमन पोर्टल, और ये जो रिक्वेस्ट डालेगा वो ट्रांसफरी जाके एक्सेप्ट करेगा। यही बोला है, ट्रांसफरर टू फाइल रिक्वेस्ट, ट्रांसफरी टू एक्सेप्ट द डिटेल्स एंड ऑल्सो सबमिट द डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बाय सीए सीएमए। तो ये चीज तुम लोग देख सकते हो, तुम लोगों के बुक में भी लिखा होगा ये चीज। ओके, उसके बाद पार्ट 3 का बात करते हैं। पार्ट 3 में क्या लिखा है, अभी हीरो टू जीरो का बात करेंगे। हीरो टू जीरो मतलब यू वर अ रजिस्टर्ड, यू आर इन द रेगुलर स्कीम, नाउ यू आर कमिंग इन कॉम्पोजिशन स्कीम। यू आर प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सप्लाई, now you are providing exempt supply. You are a registered person, now you are becoming an unregistered person. बराबर। सो रेगुलर स्कीम टू कॉम्पोजिशन स्कीम, टैक्सेबल सप्लाई टू एग्जाम सप्लाई, रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सिंपल एकदम। ओके, ना मुझे एक चीज बताओ, इनपुट्स का हम लोग अभी बात करते हैं। 7724 को मैं टैक्सेबल, 7724 तक आई वाज प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सप्लाई, ना आई एम प्रोवाइडिंग व्हाट, एग्जाम सप्लाई। सो कभी मैंने शिफ्ट किया ये चीज, 7724 को शिफ्ट हुआ बिकॉज एग्जामेशन नोटिफिकेशन आया। तो 7724 के पहले मैंने जो भी इनपुट्स परचेस किए होंगे, 100 इनपुट्स मैंने परचेस किए। दोस्तों मुझे बता सकते हो 100 इनपुट्स मैंने परचेस किए थे कभी, while I am in the while I'm providing taxable supply. Can I say that I must have got the ITC when I purchased 100 units? I must have got the ITC. Absolutely right. अभी हुआ क्या, while I am providing a taxable supply, उसमें मैंने 60 यूनिट्स यूज कर दिए। मैंने तो 100 का आईटीसी लिया था, बट 60 यूनिट्स यूज कर दिए। बट कैन आई से 40 यूनिट्स आई कुड नॉट यूटिलाइज एंड आई एम गोइंग टू यूज इट व्हाइल आई विल बी प्रोवाइडिंग एन एग्जाम सप्लाई। सो डोंट यू थिंक मैंने तो ये 40 यूनिट का भी आईटीसी लिया है, तो ये जो 40 यूनिट का आईटीसी है मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सो 40 यूनिट का आईटीसी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। इनपुट सर्विस भी सेम, कहने से इधर इनपुट सर्विस मैंने अगर इधर लिया होगा तो आई मस्ट हैव गॉट द आईटीसी। यस, सो मैंने तभी यूटिलाइज किया, ऐसे मानेंगे ना? यस। सो डू आई नीड टू रिवर्स एनी इनपुट सर्विस? नो। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल गुड्स का। इधर थोड़ा खोपड़ी उल्टा करना पड़ेगा, अपना खोपड़ी थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा कैपिटल गुड्स के केस में। सब लोग पूरा अटेंशन इधर दे दो। कैपिटल गुड्स का सेम, मैं पहले टैक्सेबल सप्लाई दे रहा था। 7724 को आई कन्वर्टेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सप्लाई टू एग्जाम सप्लाई बिकॉज एग्जामेशन नोटिफिकेशन आया। बट 77 तक तो मैं दे रहा था ना टैक्सेबल सप्लाई, और मैंने कुछ गुड्स परचेस किए थे, कैपिटल गुड्स परचेस किए थे ऑन 1/8/2023। मैंने कैपिटल गुड्स परचेस किए थे। ठीक है, सो कैन आई से आई मस्ट हैव टेकन द आईटीसी ऑफ एवरीथिंग? आई मस्ट हैव टेकन द आईटीसी ऑफ एवरीथिंग। यस, अभी थोड़ा उल्टा है। सो मैंने आईटीसी लिया था, बट जो आईटीसी लिया था, कैन आई से दिस इज फॉर दिस एंटायर पीरियड ऑफ 5 years। ये 5 साल का आईटीसी मैंने एक दिन पे लिया था। यस, सो इसमें से कैन आई से that I am eligible for ITC for only for this period? Everybody?
7/7/24 तक ही मैं टैक्सेबल सप्लाई दे रहा हूं, तो मैं आईटीसी से यही पीरियड तक का एलिजिबल हूं, और इसके आगे का जो पीरियड है ना, ये पीरियड, इसके लिए आई एम नॉट एलिजिबल टू गेट द आईटीसी, बट स्टिल आई हैव ऑलरेडी गॉट द आईटीसी, नो, एंड दैट्स व्हाई मुझे ये पीरियड का आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग? सो एलिजिबल पीरियड कितना है वो आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मंथ्स। इधर से उन्होंने मंथ्स के बेसिस पे बोला है, 60 मंथ्स में से तुम लोग ने ये पीरियड कितने मंथ्स यूज किया, तो उन्होंने बोला 8 से लेके 7 तक कंप्यूट करो। मतलब क्या, 8 9 10 11 12, बराबर, एंड 7 मंथ्स ऑफ 2024। So 7 months of 24 and 5 months of last year comes to what? 12 months. So eligible period is 12 months. So ineligible period कितना बन गया? 48 months. So can I say 48 months का reversal करना पड़ेगा? Yes. So it will be ITC availed is 10 lakhs into 48 upon 60. 10 lakh into 48 upon 60. Super. Let's come to the last few parts, that is 18/6. 18/6 के लिए मैंने बोला है रैपिडर देखना, एक मिनट। 18/6 18/6 18/6, एक मिनट देना मुझे सिर्फ। देखो 18/6 में बोलते क्या है वो लोग, उन्होंने बोला कि मैंने अगर कौन से कैपिटल गुड्स परचेज किए होंगे, देयर इज अ कंडीशन दैट आई शुड यूज इट फॉर 5 इयर्स, बराबर। इफ आई डोंट यूज इट फॉर 5 इयर्स, इफ आई यूज इट ओनली फॉर 3 इयर्स एंड आई सेल इट, 3 साल के बाद मैंने बेच दिया, अगर 3 साल के बाद दोस्तों अगर मैंने बेच दिया होगा, देन इन दैट केस 5 साल में से 3 साल यूज किया, 2 साल यूज नहीं किया, पर तूने आईटीसी तो 5 साल का लिया था, और जितना तूने 5 साल में से यूज नहीं किया उसका आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा। तो इसका मैंने थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट लिखा है, लास्ट 3-4 पॉइंट्स बाकी देखो। इफ द रजिस्टर्ड पर्सन परचेसेस द कैपिटल गुड्स, आईटीसी इज अवेलेबल विथ अ कंडीशन, विथ कंडीशन दैट ही यूजेस द कैपिटल गुड्स फॉर 5 years. If he sells the capital goods within 5 years, registered person will have to reverse the ITC for the period for which he did not use out of 5 years. ये जो मैं एग्जाम्पल तुम लोगों को दे रहा हूं, दिखा रहा हूं, ये एग्जाम्पल का तुम लोगों को बाद में स्क्रीनशॉट लेने के लिए जस्ट आई विल जूम आउट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, और इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, मतलब इसमें से बोला ऐसा ही। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। ऑन 20/11/2023 अमित महाजन परचेस्ड कैपिटल गुड्स। सी, इसके लिए तुम लोग ने एक बार पढ़ा होना चाहिए पूरा सेक्शन 18 समझने के लिए ना, एक बार तुम लोग ने 18 पढ़ा होना चाहिए, तो ही समझेगा सुपर रिवीजन, है तो नहीं समझेगा, ठीक है। मिस्टर अमित महाजन परचेस्ड कैपिटल गुड्स फॉर 10 lakhs, जिसपे जीएसटी पे किया है 1,20,000 का, मैंने आईटीसी अवेल भी कर दिया, बट कहना से आई हैव अ कंडीशन 19 से लेके 5 साल तक आई शुड यूज द गुड्स, बराबर, बट आई डिड नॉट यूज द गुड्स फॉर 5 years। 4/4/21 को ही मैंने क्या कर दिया, असेट बेच दिया, राइट। सो कैन आई से आई डिड नॉट यूज इट फॉर 5 years, सो मिस्टर अमित महाजन सप्लाइड सच कैपिटल गुड्स टू मिस्टर एक्स वाई फॉर 5,50,000 रुपीज। ओके, द क्वेश्चन कम्स कि ये जो बेसिकली 5 साल के अंदर बेचा है ना, जितना मैंने यूज किया उतना तो मेरे पास आईटीसी ऑलरेडी अवेल्ड है, पर मुझे थोड़े वैल्यू का रिवर्सल करना पड़ेगा, बिकॉज 2 साल में यूज किया, 3 साल मैंने यूज नहीं किया, तो 3 साल का रिवर्सल तो करना पड़ेगा ना। तो रिवर्सल कैसे होगा, एवरीबडी विल पे अटेंशन नाउ। रिवर्सल विल बी जितना भी इन एलिजिबल आईटीसी है, जो 3 साल का जितना है, और माय आउटवर्ड लायबिलिटी, मतलब जो भी तुम लोग ने असेट बेचा था, वो असेट बेच के तुझे कितना जीएसटी पे करना पड़ा, 5,50,000 पे जीएसटी जो भी आएगा, तो दैट जीएसटी और इन एलिजिबल आईटीसी विच एवर इज हायर। ओके, तो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, तो देखो आईटीसी टोटल कितना अवेल किया था, 1,20,000 का आईटीसी अवेल किया था ना। उन्होंने बोला ये पीरियड जो एलिजिबल पीरियड है वो तुम लोग क्वार्टर वाइज कंसिडर करना। सो क्वार्टर वाइज कंसिडर करते वक्त 1920 से लेके 4/4/21 तक आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। देखो, पॉइंट इज Q3 Q4 ऑफ 1920, Q1 Q2 Q3 Q4 ऑफ 2021, एंड जो 4 दिन है उसका Q1, बराबर। सो कितने क्वार्टर्स एलिजिबल क्वार्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वार्टर्स एलिजिबल क्वार्टर्स है,
7 quarters into 5%. So can I say 7 into 5? If I do, I will get the answer of 35%. मतलब 35% is for this eligible period. बराबर? तो अभी देखो 1,20,000 में से 35% is eligible, which means अगर 120 में से 35 माइनस किया, I will get ineligible ITC everybody. So 78,000 is ineligible ITC और 5,50,000 पे अज्यूम करते जीएसटी रेट लगता है 18%. So 78,000 और 550 पे 18% comes to 99,000, whichever is higher comes to 99,000. सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर 9 लाख में अगर वो बेचा होगा विद इन 5 इयर्स, सो 78 तो सेम रहने वाला है, 78 और 9 लाख पे 18% कम्स टू 162, व्हिचएवर इज हायर कम्स टू 162. और वैसे ही 4 लाख का भी सेम, दैट 78,000 और 72,000 व्हिचएवर इज हायर कम्स टू 78,000. ये एक बार अगर तुम लोगों को फोटो वीटो लेना होगा तो तुम लोग इसका फोटो ले सकते हो. अभी 2-3 पॉइंट्स ही बाकी है, हम लोग फटाफट 2-3 पॉइंट्स बाकी के कवर कर लेंगे. आ जाओ. एक रूल नंबर 86 बी है, वो भी अभी तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. रूल 86 बी, सब लोग इधर देखना. रूल 86 बी के लिए जस्ट 1 मिनट. एक, हाँ मिल गया. हाँ, रूल 86 बी में क्या बोला है देखो. रूल 86 में बोला है, 86 बी में बोला है कि मंथ है जून का, फॉर एग्जांपल मेरा आउटवर्ड टैक्स आता है 10 lakhs, ठीक है, और मेरा आईटीसी है 12 लाख का. तो अभी तक का अंडरस्टैंडिंग क्या है भाई, मेरे पास सफिशिएंट आईटीसी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ पूरा का पूरा आईटीसी. पर उन्होंने बोला ना ना ना, 86 बी में हम लोग ऐसे अलाउ नहीं करेंगे. अगर तू एक बहुत बड़ा आदमी है, अगर तू एक बहुत बड़ा आदमी है, देन इन दैट केस तुझे हम लोग एक रिस्ट्रिक्शन डालने वाले हैं. और उन्होंने बोला है कि देखो, उन्होंने बोला है कि देखो, कि अगर तुम्हारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो भी होगा, वी विल अलाउ यू टू टेक द आईटीसी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 99% ऑफ आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी. करेक्ट है. इसका मतलब 10 लाख का आउटवर्ड टैक्स है, तो उसमें से सिर्फ हम लोग 99% आईटीसी लेने देंगे, इवन दो यू हैव सफिशिएंट आईटीसी. सो तेरे पास 12 लाख का आईटीसी था, बट स्टिल यू विल बी एबल टू क्लेम ओनली 9,90,000 रुपीज का आईटीसी, विच मीन्स 1% का तुझे झक मार के गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट को तभी कैश का रिक्वायरमेंट था. कोविड का टाइम है ये, राइट. परफेक्ट एकदम से 10,000 का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा. तो सर ये कौन बड़े लोग हैं जिनका टैक्सेबल सप्लाई, सॉरी, जिनका टैक्सेबल सप्लाई पर मंथ, जिनका टैक्सेबल सप्लाई पर मंथ इज मोर देन 50 lakhs, जिनका टैक्सेबल सप्लाई पर मंथ इज मोर देन 50 lakhs, उनके लिए 86 भी रूल एप्लीकेबल हो जाता है. ओके. उसके बाद एक पॉइंट आता है, देर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस, एंड वन ऑफ द एक्सेप्शंस इज आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ. प्लीज सब लोग इधर फोकस करना. नंबर 1, अगर कौन सा, अगर कंपनी होगा तो कंपनी को समझ रूल 86 भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है. तो कंपनी को रूल 86 भी एप्लीकेबल होता है, बट उन्होंने बोला है ये कंपनी को भी रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं होगा अगर उसके डायरेक्टर ने, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, ईच फाइनेंशियल ईयर में उसने मोर देन 1 लाख का इनकम टैक्स पे किया है. मोर देन 1 लाख का इनकम टैक्स पे किया है, तो मतलब डायरेक्टर हैज हेल्प्ड द गवर्नमेंट बाय पेइंग द इनकम टैक्स. देन इन दैट केस उसका जो कंपनी होगा ना, वो कंपनी को 86 बी रूल अप्लाई करने का जरूरत नहीं है. अगर डायरेक्टर ने लास्ट दोनों फाइनेंशियल ईयर में, ईच फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 1 लाख का इनकम टैक्स पे किया है. तो ये ऐसे ही अगर पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो ये कौन होगा, पार्टनर ने पे किया. तो अंडरस्टैंडिंग. तो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन विच यू हैव, नॉर्मल पढ़ के रखना ये चीज. और दूसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर मैं ऐसा बंदा हूं जो एक्सपोर्ट में है, एक्सपोर्ट में क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है,
मतलब जीरो रेटेड सप्लाई करता है, बेसिकली एक्सपोर्ट करता है या फिर एससीजेड को देता है, बराबर। और वो कुछ इनवर्ड सप्लाई लेता है, इनवर्ड सप्लाई पे 10 लाख प्लस जीएसटी पे करता है 1.8 लाख का। अभी उन्होंने क्या बोला है कि अगर तू कुछ एक्सपोर्ट करता है ना, तो एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट पे तो जीएसटी नहीं लगता है, बराबर। और एक चीज ये है, उस पे जो इनवर्ड सप्लाई पे जीएसटी पे किया है उसका उसको रिफंड मिल जाता है, उसका उसको रिफंड मिल जाता है। एंड इफ दिस रिफंड is more than 1 lakh rupees, then in that case this person is not required to apply rule number 86B if the refund is more than 1 lakh। ये तुम लोगों को मैंने थोड़ा सा क्या बताया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा बैकग्राउंड तुम लोगों को दिया, सो दैट तुम लोगों का प्रॉब्लम ना हो। थर्ड पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो इधर है। देखो, मैं दिसंबर के मंथ में हूं, लास्ट 5 मिनट 10 मिनट लगेगा। देखो, दिसंबर के मंथ में हूं, दिसंबर के मंथ में आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी मेरा 17 लैक्स है और मेरा आईटीसी 20 लैक्स है। सो मुझे 86 भी अप्लाई होता है। सो कैन आई से दैट आई विल नॉट बी एबल टू क्लेम एंटायर अमाउंट अगेंस्ट 17 लैक्स बिकॉज 86 भी लगता है। बट उन्होंने बोला कि जो मंथ का तू देख रहा है, दिसंबर इज जस्ट एन एग्जांपल, जो मंथ का देख रहा है तू आइडेंटिफाई कर कि क्यूमुलेटिवली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब अप्रैल 22 से लेके नवंबर 22 तक तूने टोटल पूरे, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई टिल नवंबर, तूने इतने पीरियड में मुझे बताओ कि कितना आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी था तेरा अप्रैल से लेकर नवंबर तक। मुझे समझा इट इज 1.80 करोड़। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला, अच्छा तो मुझे बता इतने पीरियड में मुझे बता कि टोटल आईटीसी कितना यूटिलाइज किया टू पे ऑफ 1.80 करोड़। तो मुझे समझा कि भाई टैक्स पे किया है मैंने 30 लाख का, मैं आईटीसी क्लेम किया 1.5 करोड़, मतलब मैंने 30 लाख का जो टैक्स पे किया है, आई हैव पेड दैट टैक्स इन कैश, आई डिड नॉट यूज एनी काइंड ऑफ आईटीसी। मैंने गवर्नमेंट को सीधा सीधा कैश दिया, कैश में पे किया, मतलब विदाउट यूजिंग द आईटीसी पेमेंट किया है। सो गवर्नमेंट बोल रहा है कि तू मुझे बता कि तूने टोटल आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी में से ऐसा कितना वैल्यू है जो तूने इन कैश पे किया है, परसेंटेज में बता। तो मैंने बोला 30 लाख का पेमेंट किया आउट ऑफ 1.80 करोड़ इन कैश, व्हिच मींस आई हैव मेड अ पेमेंट ऑफ 16.67% in cash. So can I say I have already helped the government enough? Don't you think I have helped the government enough? And yes, and that's why they said that if this percentage to a value of payment paid in cash, if that is more than 1%, if it is more than 1%, then in that case मुझे ये दिसंबर मंथ के लिए 86 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मैं 86 बी दिसंबर 22 का डिस्कस किया। इफ आई एम आइडेंटिफाइंग वेदर 86 बी इज एप्लीकेबल फॉर अगस्त मंथ, देन इन दैट केस अप्रैल मई जून जुलाई, ये इसका क्यूमुलेटिवली आउटवर्ड टैक्स निकालूंगा, क्यूमुलेटिवली आईटीसी निकालूंगा, और उसमें मुझे आइडेंटिफाई होगा कि कितना मैंने पेमेंट ऑफ टैक्स कैश में किया है फ्रॉम अप्रैल मई जून जुलाई का। इफ दैट परसेंटेज, मतलब मुझे अगर जो भी परसेंटेज मिला वो कितना परसेंटेज टोटल में से मैंने कैश में पे किया है, इफ दैट इज मोर देन 1%, तो मुझे अगस्त मंथ में भी 86 भी अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। और उन्होंने बोला है, और उन्होंने और एक चीज बोला है 86 बी के एक्सेप्शन में, ये थर्ड पॉइंट था। एंड फोर्थ पॉइंट, कौन सा, अगर गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, लोकल अथॉरिटी होगा, उसको बेसिकली 86 बी का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये भी एकदम चकाचक क्लियर हो चुका है अपना। अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट दो पॉइंट्स पे, दैट इज, देखो इधर, बाय वन गेट फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स के केस में क्या होता है सर, फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स के केस में मुझे आईटीसी नहीं मिलता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, अगर मैंने कुछ गुड्स परचेस किए, फ्री सैंपल करके दिए, तो जो भले मेरे बिजनेस पर्पस के लिए मैंने दिया हो, बट सिंस इट इज फ्री सैंपल, मेरे मेरे इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी नहीं मिलेगा। नंबर वन। बाय वन गेट वन ऑफर में क्या होता है सर, बाय वन गेट वन ऑफर में मैंने दोनों इनवर्ड सप्लाईज किए थे, और मैंने क्या किया, उसका बाय वन गेट वन का एक, मतलब एक प्रोडक्ट बनाया और 200 रुपए में बेचा। So will I get the ITC for only one? No, I will get the ITC for both, even though one is given free of cost. Understanding? तो उन्होंने क्या बोला कि वन इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे मत बोलो, उनको बोलो कि भाई दोनों मैंने परचेस किया था, दोनों के टाइम पे जीएसटी पे किया था, और दोनों हम लोग ने टैक्सेबल सप्लाई किया है फॉर ₹200। मतलब दोनों का टैक्सेबल सप्लाई 200 रुपए का हुआ है, ऐसे मानेंगे। एक फ्री दिया, एक चार्ज किया, ऐसे मत बोलो। 200 रुपीज का सप्लाई हुआ है दोनों का, इसका मतलब दोनों टैक्सेबल सप्लाई हुआ है, इसका मतलब दोनों का मुझे क्या मिलने वाला है, आईटीसी मिलने वाला है। ओके, ये भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर ऑफर, मैंने अगर 5 परचेस किए, मैंने मेरे कस्टमर को बोल दिया कि तू एक परचेस किया तो तुझे महंगा पड़ेगा, 5 एक साथ परचेस किया तो सस्ता पड़ेगा।
तो मैंने 5 उसने 5 एक साथ परचेज किया, तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया। तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा क्या? अरे ऑफ कोर्स यस। सी आईटीसी मिलने के लिए उन्होंने किधर भी नहीं बोला कि उसका वैल्यू क्या है? तूने क्या वैल्यू पे बेचा? नहीं, उन्होंने किधर भी बोला नहीं है। सो प्लीज रिमेंबर, मैंने भले आगे जाके डिस्काउंट दिया होगा, दैट डज नॉट मैटर, वैल्यू इज इररिलेवेंट टू टेक द आईटीसी। And last point for today, that I'm going to discuss, that is rule number 37A. Everybody will pay attention now. Everybody will pay attention now. Rule number 37A का supplier and recipient, there are two parties. Last point for today, ध्यान दो। सप्लायर ने 3 सितंबर 2024 को गुड्स बेचे, रेसिपेंट ने उसका ही पेमेंट किया, पेमेंट कर दिया, एकदम अच्छा आदमी है, चांगला माणूस है रे, चांगला माणूस है। रेसिपेंट ने पेमेंट कर दिया सप्लायर को, बट सप्लायर छपरी निकला। सप्लायर ने क्या किया? सप्लायर ने गवर्नमेंट को पेमेंट ही नहीं किया। अभी रेसिपेंट बोल रहा है अरे यार मेरे साथ गलत हो रहा है, बराबर बोल रहा है रेसिपेंट। रेसिपेंट कुछ गलत बोल रहा है? नहीं, बट रेसिपेंट को आईटीसी नहीं मिलेगा ऐसे बोल के रखा है उन्होंने। अभी बात को समझो, गलती किसकी हुई है? गलती किसकी हुई है? रेसिपेंट की गलती, सॉरी सप्लायर की गलती हुई है। रेसिपेंट तो अच्छा आदमी था कि उसने पेमेंट किया था, पर तो भी गवर्नमेंट ने बोल के रखा है कि भाई जब तक हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है ना, तब तक हम लोग उसका आईटीसी नहीं देंगे रेसिपेंट को। तो अभी पूरा का पूरा सिचुएशन हम लोग देखते हैं। अभी देखो, सप्लायर एंड रेसिपेंट। सप्लायर कौन सा है? सप्लायर 3 सितंबर को उसने सप्लाई किया था, ठीक है। अभी देखो, सप्लायर ने सितंबर मंथ का था, इसके वजह से कैन आई से दैट उसका सितंबर का नेक्स्ट मंथ मतलब अक्टूबर, अक्टूबर में वो जीएसटीआर 1 भरेगा। सो अक्टूबर में 11th ऑफ अक्टूबर को उसने जीएसटीआर 1 भर दिया, रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में आ गया। अबे 2B में आ गया, इसका मतलब उसने अज्यूम किया कि पेमेंट किया होगा, तो उसने जीएसटीआर 3B में आईटीसी ले भी लिया। बट हुआ क्या कि सप्लायर ने जीएसटीआर 3B भी नहीं भरा और पेमेंट भी नहीं किया। सो कहने से ये जो आईटीसी लिया था वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा रेसिपिएंट को। यस, तो रेसिपिएंट आईटीसी रिवर्स करने ही जा रहा था, पर गवर्नमेंट ने बोला रुक 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 रुक, तू रेसिपिएंट है ना, तू आईटीसी रिवर्स मत कर। मैंने बोला सर मैं तो चांगला आदमी है, मैं तो रिवर्स करेगा आईटीसी, बिकॉज मुझे मालूम है दैट सप्लायर हैज नॉट पेड द आईटीसी टू द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट बोल रहा है एक मिनट रुक, तू बराबर बोल रहा है कि तुझे आईटीसी रिवर्स करना है, बट लेट्स वेट फॉर द सप्लायर टू मेक द पेमेंट। तो मैंने बोला सर मुझे तो क्या रिवर्स नहीं करना है क्या अभी? उन्होंने बोला हाँ अभी मत कर, अभी मत कर, रुक जरा। तो मैंने उनको पूछा कि कितना टाइम तक वेट करना है? तो उन्होंने बोला कि भाई एक काम कर, ये सप्लायर का वेट करते हैं टिल 30th सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? ये 24-25 का फाइनेंशियल ईयर था। उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 25-26। उसका 30th सितंबर कौन सा आता है? 30th सितंबर 25। इधर तक हम लोग सप्लायर का वेट करेंगे और इधर तक हम लोग जीएसटी रिवर्स नहीं करेंगे आईटीसी। अगर 30th सितंबर 25 के पहले वो सप्लायर ने पेमेंट कर दिया तो मेरा जो आईटीसी था वो करेक्ट था, आई कैन कंटिन्यू यूजिंग दैट। बट अगर 30th सितंबर के पहले सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया, नाउ इट्स टाइम टू रिवर्स द आईटीसी। तभी रेसिपिएंट को बोला जाता है कि भाई रेसिपिएंट तूने जो आईटीसी लिया था अभी रिवर्स कर ले। सो अभी रिवर्स करने के लिए रेसिपिएंट को 2 महीने मिलते हैं विदाउट इंटरेस्ट, वो रिवर्स कर सकता है। सो विदाउट इंटरेस्ट क्या करेगा? रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी। सो रेसिपेंट के फेवर में ही उन्होंने क्या बोला है? रेसिपेंट के फेवर में ही उन्होंने ये लॉ निकाला है। सो 30th सितंबर के बाद विद इन 2 मंथ्स तुझे क्या करना है? रिवर्स करना है विदाउट इंटरेस्ट। तो मतलब 30th नवंबर, और तो भी तूने रिवर्स नहीं किया, देन इन दैट केस तू जब भी रिवर्स करेगा उसके बाद तुझे इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। सो बेसिकली द रेसिपिएंट एक बार आईटीसी तो लिया, वो गलत है तो भी रेसिपिएंट विल वेट फॉर द सप्लायर टू मेक अ पेमेंट। किया क्या 30th सितंबर तक वेट करेगा। अगर नहीं किया है तो विद इन 2 मंथ्स पेमेंट कर दे, रिवर्स कर दे। रिवर्स मतलब क्या? वापस दे दे पैसा, आउटवर्ड टैक्स में ऐड कर दे। अंडरस्टैंडिंग? अगर वो भी नहीं किया तो मुझे रिवर्सल करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। नाउ 16(4) इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर देयर इज वन सेक्शन कॉल्ड 16(4) जिसमें बात किया है टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी। भैया अगर टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी होगा तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर एकदम सिंपल है, 30th नवंबर ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर और actual date of filing the annual return, whichever is earlier, right? This is the time limit to avail the ITC। मतलब अगर मुझे कुछ इनवर्ड सप्लाई हुआ है तो मैं कब तक उस पर जो जीएसटी भरा होगा, तो वो जीएसटी जो भरा है उसका आईटीसी में कब तक ले सकता हूं वो मुझे 16(4) बताता है, राइट? ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज वन पर्सन हु इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड आई एम इन इंडिया। तो मैंने क्या किया, कुछ गुड्स इंपोर्ट किए,
ना तुम लोगों को मालूम होगा अगर गुड्स इंपोर्ट किए होंगे तो मुझे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स भरना पड़ता है। सो अमित महाजन विल हैव टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी जब भी आरसीएम के अंदर टैक्स होता है, मतलब जब भी आरसीएम के अंदर टैक्स होता है, तो उसके इन दैट केस अपने को सेल्फ इनवॉइस रेज करना पड़ता है। सेल्फ इनवॉइस, बिकॉज अपने ऊपर किसी ने टैक्स इनवॉइस रेज नहीं किया होगा, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सेल्फ इनवॉइस रेज करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे हम लोगों को गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है जीएसटी का। राइट, perfect है। एंड वंस आई मेक अ पेमेंट ऑफ दैट जीएसटी टू द गवर्नमेंट, आई विल बी एबल टू क्लेम द आईटीसी ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट विच आई पेड टू द गवर्नमेंट। करेक्ट है। सो मेरे पास कुछ लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए इनवॉइस ही नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सेल्फ इनवॉइस रेज करूंगा, which will create liability on me to pay the GST to the government. So once Amit Mahajan makes the payment, he is eligible for ITC. बट हुआ क्या, ये ट्रांजैक्शन कभी का था, ये ट्रांजैक्शन था 23/12/2023 का ट्रांजैक्शन था इंपोर्ट का, और मैंने सेल्फ इनवॉइस रेज ही नहीं किया। सेल्फ इनवॉइस रेज ही नहीं किया, तो सेल्फ इनवॉइस रेज कभी किया मालूम है, सेल्फ इनवॉइस रेज किया 2026 में, मां कसम 3 साल के बाद सेल्फ इनवॉइस रेज किया। सो ऑफ कोर्स, मतलब सेल्फ इनवॉइस रेज नहीं किया मतलब पेमेंट भी नहीं किया होगा। सो मैंने 23/12 के टाइम का जो पेमेंट करना चाहिए था, मैं 26 में किया, तो ऑफ कोर्स मुझे जो टैक्स भरना पड़ेगा वो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। एब्सोल्युटली राइट। ना तो क्वेश्चन कम, जो मैंने टैक्स भर दिया है, जो भले डिलेड बेसिस पे विद इंटरेस्ट भरा है, विल आई गेट द आईटीसी ऑफ दिस टैक्स अमाउंट, इज द क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला टाइम लिमिट तो चला गया ना। अरे ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का तो टाइम लिमिट चला गया। वो क्या था उसका टाइम लिमिट, 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2025, और एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट। सो कहने से 25 को खत्म हो गया ड्यू डेट फॉर टेकिंग द आईटीसी। बट उन्होंने बोला है दैट इवन दो टाइम लिमिट इज ओवर, बट स्टिल एक क्लैरिफिकेशन से उन्होंने क्लैरिफाई किया दैट टाइम लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आरसीएम सप्लाईज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट एकदम। जब भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लिया जाता है, तभी समझा सेल्फ इनवॉइस जो रेज करना पड़ता है, और सेल्फ इनवॉइस डीलेड बेसिस पे रेज किया और डीलेड बेसिस पे पेमेंट भी किया होगा, बट स्टिल आई विल गेट द आईटीसी बिकॉज टाइम लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ध्यान देना, clarification on availability of input tax credit on ducts and manholes used in network of optical fiber cables OFC for providing telecom service in terms of section number 17(5). मैंने क्या किया, सी मेरा जो इनवर्ट सप्लाई था, इनवर्ट सप्लाई किसके लिए था, मेरा मुझे बेसिकली टेलीकॉम सर्विस देना है, उसके लिए क्या चाहिए, एक डक्ट चाहिए। डक्ट मतलब ये उसके अंदर से वायर्स जाएंगे, बराबर। और मैनहोल्स मतलब क्या, अभी तुम लोग ने देखा होगा कि भाई अगर मैनहोल्स मतलब क्या, कि अगर कुछ रिपेयरिंग पर अगर हम लोग ने अंडरग्राउंड वायर्स डाल दिए, तो रिपेयरिंग पर्पस के लिए उनको क्या पूरा का पूरा उनको क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा उनको जमीन खोदना पड़ता है। तो इसके उससे बेटर हम लोग क्या करते हैं, मैनहोल्स बना के रखते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैनहोल से अंदर जाके, तो जो भी उनको रिपेयरिंग करना है वो कर सकते हैं। सो बेसिकली मैंने इनवर्ट सप्लाई किसका लिया है, डक्ट्स एंड मैनहोल्स बनाने का लिया है। सो कहने से मेरा ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो इनवर्ट सप्लाई लिया है वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का इन्वर्ट इन्वर्ट सप्लाई में सेक्शन नंबर 17(5) में हम लोग ने एक पॉइंट देखा था दैट अगर मेरा इन्वर्ट सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का है एंड आई एम मेकिंग अ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मुझे उसका आईटीसी मिल जाता है, जो भी मैं पे करता हूं टू द बिल्डर, बराबर। अगर मैंने बिल्डर को पे किया है और किसके लिए, मैंने क्या बनवाया, इमूवेबल प्रॉपर्टी बनवाया, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी, तो मुझे आईटीसी मिल जाता है। बट अगर मैंने अदर देन प्लांट एंड मशीनरी बनवाया, तो मुझे दोस्तों आईटीसी नहीं मिलता है। ये नॉर्मल हम लोगों का 17(5) का पॉइंट है, राइट। बट इन दिस केस डक्ट्स एंड मैनहोल्स जो है वो क्या माने जाएंगे, मतलब ये प्लांट एंड मशीनरी माने या अदर देन प्लांट एंड मशीनरी माने। तो उन्होंने क्लैरिफाई करके बोला है कि प्लीज ट्रीट दीज पॉइंट्स एज, मतलब ट्रीट दिस एज प्लांट एंड मशीनरी। बस दैट्स इट, इतना ही तुम लोगों को याद रखना है। और क्वेश्चन पूछा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि डक्ट्स एंड मैनहोल्स क्या है, ट्रीटेड एज प्लांट एंड मशीनरी, यू विल गेट द आईटीसी। और मेरे हिसाब से दिस पॉइंट कैन कम इन द एग्जाम, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं क्लैरिफिकेशन ऑन। अभी देखो ये जो वारंटी का जो पॉइंट है ना, वारंटी का पॉइंट ये जो है ना, उसके बारे में थोड़ा हम लोग अभी बात करेंगे कि एग्जैक्टली होता कैसे। चलो मैं इधर एक एग्जांपल लेता हूं। देखो सबसे पहले इधर एक एप्पल है, उसके बाद इधर देयर इज मेपल। मेपल इज एन ऑथराइज्ड डीलर ऑफ एप्पल, ठीक है। एंड इधर देयर इज वन कस्टमर। ये कस्टमर मेपल के पास जाता है, कुछ खराब हुआ तो,
एंड मेपल जो है वो ऑथराइज्ड डीलर है, अगर कुछ खराबी हो सब हुआ तो मेपल मुझे क्या करता है, सर्विस दे देता है। सो बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये तीन लोगों के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि अंडर वारंटी अगर मैंने कुछ पार्ट रिप्लेस करके दिया, अंडर वारंटी अगर मैंने कुछ रिपेयरिंग सर्विस लिया मेपल से, देन इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू बी दैट जीएसटी लायबिलिटी एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी दिस अंडरस्टैंडिंग। सो हम मैंने क्या किया तुम लोगों के लिए, मैंने तुम लोगों के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड आईटीसी ये दोनों का एक साथ मैंने एक ही चार्ट में, मतलब तुम लोग ने ये देखा ना, तो ये सब कुछ एक पेज में इधर हो गया और दूसरा पेज इधर हो गया, इसमें तुम लोगों का पूरा कवर हो जाएगा यही दो पेजेस में। तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ना, मोर देन सफिशिएंट है। अगर तुम लोग ने शीट देखा ना, तो शीट में क्या किया उन्होंने, शीट में अलग अलग लिखा है, पर मैं अलग अलग में एक चैप्टर में 4 सिचुएशंस डाल दिए, दूसरे चैप्टर में 4 सिचुएशंस डाल दिए, पर चारों सिचुएशंस इन बोथ द चैप्टर्स आर द सेम। तो मैंने क्या किया, दोनों एक साथ करके तुम लोगों को पढ़ा दिया, मतलब एक ही इसमें 4 सिचुएशंस लिख दिए और उसके अंदर दोनों चैप्टर्स लिख दिए, राइट। तो उसमें अलग अलग पढ़ने का तुम लोगों को जरूरत नहीं है। ओके, अभी देखो क्या बोल रहे हैं वो लोग, वेदर जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ऑन सच रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स और सप्लाई ऑफ रिपेयर सर्विस विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर। अभी मैं सीधा सीधा इससे भी बेटर मैं तुम लोगों को इधर से एक्सप्लेन करता हूं पूरा, ठीक है। ओके, एक्चुअली कट करना मेरा रह गया, मैं अलग मैंने पहले नोट्स बनाए थे, मेरा कट करना रह गया, तो एक्चुअली ये कट होने वाला है, तो ये सब कुछ मैंने इधर बनाया, कल ही बनाया, ठीक है। इधर आ जाओ, अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी फॉर वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स और रिपेयर्स ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। केस नंबर 1, वैल्यू इंक्लूड्स वारंटी, मतलब क्या, एकदम सिंपल वे में समझेंगे, आराम से समझो, रिलैक्स होके बैठो एकदम। वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन रिपेयर्स अंडर वारंटी बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब जो मैन्युफैक्चरर, जो एप्पल ने जो रिपेयर्स का सर्विस दिया एंड दैट सर्विस ही गेव अंडर वारंटी। तो अगर एप्पल ने कस्टमर को अंडर वारंटी सर्विस दिया होगा, तो कैन यू टेल मी वन थिंग, उस पे जीएसटी लगेगा क्या, वो कस्टमर से जीएसटी लेगा क्या? तो पॉइंट इज कि अगर अंडर वारंटी होगा तो कंसिडरेशन थोड़ी चार्ज होगा, अगर कंसिडरेशन चार्ज ही नहीं हो रहा है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। सो वही देखना है कि वेदर द एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज हुआ है क्या। देखो, एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज नहीं हुआ है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बट अगर उस पर एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज हुआ है, मतलब वो वारंटी के अंदर फॉल नहीं हो रहा था ना, इसके वजह से दोस्तों इस पे जीएसटी लग जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, दिस इज योर केस नंबर 1, ठीक है। ये किसने सर्विस दिया डायरेक्टली, मैन्युफैक्चरर ने सर्विस दिया है, तो मैन्युफैक्चरर कभी भी जीएसटी नहीं लगाएगा अगर कंसिडरेशन नहीं होगा। अभी केस नंबर 2 का बात करते हैं। केस नंबर 2 में ये देखो, ऊपर जो पॉइंट बोला था वो ये पॉइंट है, इज डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी, इज हु, distributor required to pay GST when he does the repairs or replacements on behalf of the manufacturer without taking any consideration from the customer. Now Apple is not providing service to the customer, here who is providing service, Maple is providing service to the customer. ना हुआ क्या कि मेरा मेरे अगर कैमरा में कुछ खराबी होगी तो इसकी वजह से मैं एप्पल के पास नहीं गया, मैं मेपल के पास गया, ऑथराइज डीलर था ना, ऑथराइज सर्विस सेंटर है वो, मैं उनके पास गया, उनको बोला कि कैमरा थोड़ा खराब हो गया है। नाउ मेपल ने मुझे सर्विस दी कैमरा ठीक करने की। क्वेश्चन कम्स कि मेपल ने जो भी मुझे सर्विस दी है दैट इज अंडर वारंटी, सो इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्या? द आंसर रिमेन्स द सेम, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन विच इज चार्ज्ड बाय मेपल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कस्टमर, देन इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बट अगर उस पे कंसिडरेशन चार्ज हो गया तो दोस्तों जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये केस 2 भी इधर हो गया। केस 1 में मैन्युफैक्चरर सर्विस देता है एंड केस 2 में अंडर वारंटी डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस देता है, एकदम बराबर। उसके बाद आते हैं केस 3 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, सब लोग पूरा फोकस इधर करो, इधर रखो। पार्ट का रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी, मतलब अंडर वारंटी पार्ट का ही रिप्लेसमेंट हो गया, पार्ट रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी। इन दिस केस, इज इट अ टैक्सेबल सप्लाई बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर? पार्ट रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी, इज इट अ टैक्सेबल सप्लाई बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर? सर अभी तक जो बात कर रहे थे ना हम, अभी तक हम लोग इसकी रिलेशन का बात कर रहे थे, ये रिलेशन या फिर ये रिलेशन। अभी हुआ क्या कि ये बंदा किधर, अमित किधर गया था, मेपल के पास गया था, मेपल ने कुछ उसको सर्विसिंग करके दिया या पार्ट चेंज करके दिया, एज द केस में भी ना, मेपल ने जो सर्विस करके दिया, कैन आई से दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ एप्पल? उसने अगर पार्ट चेंज किया होगा तो पार्ट मेपल ने खुद के स्टॉक में से निकाला है पहले और उसके बाद दे दिया है, सो कहने से मेपल का स्टॉक खत्म हो गया, और खत्म हो गया मतलब कम हो गया मेपल का स्टॉक।
और वो एक्चुअली किसने सर्विस देना चाहिए था? एप्पल ने सर्विस देना चाहिए था। नाउ हम लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है अभी? वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन दीस टू पर्सन्स कि मेपल ने जो एप्पल को सर्विस दिया है ना टू प्रोवाइड द सर्विस टू दिस पर्टिकुलर कस्टमर, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्पल का था, बट हु गिव द सर्विस? मेपल गिव दिस सर्विस, करेक्ट है, टू द कस्टमर। तो कैन आई से मेपल गिव दिस सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ एप्पल? तो अभी हम लोग इसके टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग एकदम सिंपल वे में समझते हैं। देखो, कैम इज नॉट वर्किंग, कैम मतलब कैमरा इज नॉट वर्किंग, आई वेंट टू मेपल, ओके, मेपल रिप्लेस द कैम एंड वारंटी गिवन बाय द वारंटी किसने दिया है? मैन्युफैक्चरर ने दिया है। कैम किसने रिप्लेस किया? मेपल ने रिप्लेस किया। कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? इसने बोला था मैं कैम रिप्लेस करके दूंगा, पर किया किसने है? मेपल ने। सो कहने से मेपल विल टेक द कैम फ्रॉम एप्पल, करेक्ट है। नाउ देयर कैन बी मल्टीपल सिनेरियोज वेयर मेपल विल बी एबल टू चार्ज अमाउंट फ्रॉम एप्पल। नो, कैसे होता है? सबसे पहला बात, मेपल इश्यूज इनवॉइस ऑन एप्पल, मतलब सिंस मेपल ने खुद का कैमरा यूज किया, तो इसके वजह से मेपल पे क्या करेगा मालूम है? मेपल एप्पल पे एक इनवॉइस रेज करेगा। मेपल एप्पल पे एक इनवॉइस रेज करेगा और बोलेगा कि भाई ये मैंने तेरे बिहाफ पे बेचा है, तो प्लीज मुझे पैसा दे देना। सो एक इनवॉइस रेज होगा और ये इनवॉइस पे लिखा जाएगा कि ये भाई देखो, वैल्यू ऑफ सर्विस इतना है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया, और उस पर जीएसटी चार्ज होता है 10,000 रुपीज, सो प्लीज गिव मी 1,10,000 रुपीज। सो एप्पल क्या करेगा? एप्पल बेसिकली ये पेमेंट करेगा मेपल को, बराबर, ओके। तो देखो, मेपल इश्यूज इनवॉइस ऑन एप्पल फॉर द कैमरा रिप्लेस्ड विच वाज अवेलेबल विथ मेपल, मेपल के पास ही अवेलेबल था। कहने से मेपल ने वो कैमरा इधर ही मस्ट हैव परचेस्ड इट फ्रॉम एप्पल और ही मस्ट हैव परचेस्ड इट फ्रॉम सम थर्ड पार्टी। कहने से किधर से भी परचेस किया होगा। कहने से मेपल ने वो कैमरा जब भी परचेस किया था तभी उस पर जीएसटी पे किया होगा, बराबर ना? उसने जीएसटी पे किया होगा, ओके, इधर तक रुको। सो वापस पढ़ रहा हूं, मेपल इश्यूज इनवॉइस ऑन एप्पल फॉर द कैमरा रिप्लेस्ड विच वाज अवेलेबल विथ मेपल, ठीक है, either purchased from Apple or third party by paying the GST. So, and I must have taken the ITC, go on Maple. Okay. अभी मेपल क्या करेगा? इसको बोलेगा भाई मुझे इनवॉइस और जीएसटी दे दे, ठीक है। तो ये बेसिकली एप्पल उसको 1,10,000 का पेमेंट करेगा। मेपल के पास 10,000 रुपीज का जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने के लिए आता है। सो मेपल क्या करेगा? जीएसटी पे करेगा टू द गवर्नमेंट। सो मेपल टू कलेक्ट द वैल्यू प्लस जीएसटी, 10 लाख प्लस 1 लाख, एंड सॉरी 1 लाख प्लस 10,000, सॉरी 1 लाख प्लस 10,000, एंड जीएसटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा, बराबर ना? सप्लायर है वो, ठीक है। द क्वेश्चन कम्स कि मेपल के पास जो भी पहले उसने एप्पल से परचेस किया था या फिर मे बी थर्ड पार्टी से परचेस किया था, तभी उसने जीएसटी पे किया था, तो उसका भी उसने आईटीसी लिया होगा ना, बराबर? तो वो उसने फ्री ऑफ कॉस्ट इसको दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया था। तो ये जीएसटी का रिवर्सल करने का जरूरत है क्या? ये क्वेश्चन है। तो उन्होंने बोला ना बाबा ना, ये रिवर्सल करने का जरूरत नहीं है, ये रिवर्सल करने का जरूरत नहीं है। ये आंसर आ गया, ओके। तो ये मेपल के पास जो ऑलरेडी असेट था, वो असेट का जो आईटीसी उसने लिया था, वो उसने फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके दिया ना। तो क्वेश्चन आता है कि आईटीसी रिवर्स करना है क्या? आईटीसी रिवर्स नहीं करना है। ये फर्स्ट आंसर आ गया आईटीसी का। सेकंड पॉइंट ये आता है, कहने से एप्पल मेड अ पेमेंट ऑफ 1 लाख प्लस 10,000, यस। सो एप्पल ने भी जीएसटी पे किया 10,000 का, यस। सो कहने से एप्पल विल बी एबल टू क्लेम आईटीसी ऑफ 10,000 रुपीज, बिकॉज उसका इनवर्ड सप्लाई पे जीएसटी पे किया है। तो यस, उसको आईटीसी मिल जाएगा। सो एप्पल कैन अवेल द आईटीसी एंड आईटीसी नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड बाय मेपल। और कौन सा आईटीसी? आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सिंपल एकदम, आराम से सुनो। जस्ट तुम लोगों का जो स्पीड होगा ना, वीडियो का स्पीड थोड़ा कम करना, नहीं समझोगे तो वापस पीछे जाना और इमेजिन करना कौन किधर क्या कर रहा है, ठीक है? अदरवाइज एक रफ बुक में ऐसे ड्रॉ करके रखना, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता है, इसकी वजह से तुम लोगों को बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मैन्युफैक्चरर सप्लाइज पार्ट विदाउट चार्ज। मतलब क्या हो रहा है? अभी अभी तक क्या हुआ था? अभी तक क्या हुआ था कि मेपल ने खुद के स्टॉक में से निकाल के दे दिया, उसके बाद उसने इनवॉइस रेज किया, भाई मुझे अभी कैमरा दे दे करके, बराबर। अभी इधर ऐसा नहीं हो रहा है। सेकंड पॉइंट में क्या हो रहा है मालूम है? मेपल को समझा कि भाई ये कैमरा का रिक्वायरमेंट है, तो एप्पल क्या करता है? एप्पल मेपल को कुछ कैमरा भेज देता है, और मेपल क्या करता है? मेपल वही कैमरा
कस्टमर को लगवा के दे देता है। नाउ द क्वेश्चन कम, इसमें कुछ कंसिडरेशन होगा क्या? इसमें कंसिडरेशन नहीं होगा। मेपल टू कस्टमर कुछ कंसिडरेशन होगा क्या? नहीं, बिकॉज़ ये तो वारंटी के अंदर है। सो कहने से दोनों जगह पे कंसिडरेशन नहीं है, करेक्ट? सो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, हम लोग ने केस केस 1 केस 2 में देख लिया कि कस्टमर से अंडर वारंटी कुछ किया तो। बट ये जो अंडर वारंटी मतलब ये जो ट्रांसफर किया जा रहा है उस पे जीएसटी लगेगा क्या? इस पे जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज़ दीज़ आर द गुड्स व्हिच आर गेटिंग ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन। तो देखो, मैन्युफैक्चरर सप्लाइज पार्ट विदाउट चार्ज। So Apple gives cameras to Maple and Maple replace the cam to the customer. Is there any consideration which is charged in both the places? No. So no consideration is charged. So no GST. And Apple ने, now you will say कि सर Apple ने जब भी वो कैमरास किधर से परचेज किए होंगे, Apple ने बोल रहा हूँ, कैमरास परचेज किए होंगे तो कहने से उस पे आईटीसी Apple ने लिया होगा, बराबर है? अभी Apple मेपल को फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें बेच रहा है, तो ये जो आईटीसी जो लिया है वो विदाउट कंसिडरेशन करके कुछ रिवर्स करना पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो। हम लोगों को अभी दिख रहा है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इसका जो पैसा है जब भी ये बंदे को बेचा था ना, अमित महाजन को, जब भी फोन बेचा था तभी सब पैसा रिकवर किया था इसने भाई। सो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सर्विस ओनली। एंड दैट्स व्हाई इधर भले दिख रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट एप्पल इज एक्चुअली नॉट गिविंग दिस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज वो पहले कस्टमर से पैसा लिया हुआ है दोस्त, राइट? परफेक्ट। तो ये अपना पॉइंट इधर क्लियर हो गया कि मैन्युफैक्चरर सप्लाइज पार्ट विदाउट चार्ज, सो एप्पल आल्सो नीड नॉट रिवर्स द आईटीसी। एब्सोल्युटली राइट। हम लोग अभी थर्ड पॉइंट पे आते हैं, पूरा पूरा फोकस करना, इसमें तुम लोगों का गजब लेवल का फोकस लगेगा। क्रेडिट नोट इज इशूड बाय द मैन्युफैक्चरर। सर ये क्रेडिट नोट किधर से आया? देखो, होता क्या है, मैं तुम लोगों को बोलता हूँ। मेपल को मालूम है कि भाई ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं अपने अपने आजू बाजू के एरिया में जिनका कुछ ना कुछ तो खराबी हो जाती है, और उनको समझ रहे हैं कि यार ये जो मॉनसून का टाइम है ना, तभी मॉनसून के टाइम पे बहुत सारे कैमरास खराब हो जाते हैं और वो अंडर वारंटी, अरे अंडर वारंटी के 1 साल का वारंटी रहता है, वो अंडर वारंटी अभी नहीं है, तो लोगों के अंडर वारंटी नहीं होंगे तो अपने मेपल के पास आएंगे और रिप्लेस करेंगे। सो मेपल को भी धंधा करना है, तो मेपल ने क्या किया, कुछ कैमरास का ऑर्डर प्लेस किया एप्पल के साथ। सो एप्पल ने कुछ कैमरास बेच दिए, सिर्फ कैमरा बोल रहा हूं, सिर्फ कैमरा बेच दिया, 500 कैमरास बेच दिए, 500 कैमरास ऑफ 10,000 ईच। सो कहने से एप्पल क्या करेगा, एप्पल एक इनवॉइस रेज करेगा 500 इंटू 10,000, ठीक है? सो कैम का वैल्यू कितना हो गया, 500 इंटू 10,000 कितना होता है रे? 500 इंटू 10,000। अभी अपना जरा अपना इनवॉइस थोड़ा छोटा हो गया ना, थोड़ा इनवॉइस बड़ा करते हैं। सो कितने जीरोस आ गए ये? 1 2 3 4 5 6। सो बेसिकली 50 lakhs का चार्ज किया है टू दिस मेपल, बराबर? और उस पे जीएसटी भी लगाया, समझो 10% का जीएसटी है, सो इट कम्स टू व्हाट, 5 लाख रुपीस। और ये मेपल ने क्यों लिया था? मेपल ने लिया था क्योंकि मेपल वांट्स टू सेल दीज कैमरास फर्दर। सो 55 लाख का पेमेंट मेपल ने कर दिया। अभी हुआ क्या, अमित महाजन आया मेपल के पास और मेपल को आके बोला, अरे मेपल सुन ना यार, अपना ये जो कैमरा है ना, फोन, ये फोन में कैमरा खराब हो चुका है और मुझे वो कैमरा रिप्लेस करना है। मेपल बोला, अरे यार एक बार पूछ लेते वारंटी में है क्या? मैंने बोला हाँ वारंटी में, बच गया मैं, अभी पैसा नहीं लगेगा। मेपल अभी क्या करता है मालूम है, ये जो 500 कैमराज लिए होते हैं ना, 500 कैमराज लिए होते हैं, मेपल के पास दो ऑप्शन है। मेपल के पास ऑलरेडी कुछ 500 कैमरास है, वो 500 कैमरास में से एक कैमरा रिप्लेस करके दे। पर मेपल बोलेगा यार मैं फ्री में क्यों करके दूं, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्पल का है ना। तो मैं मेपल बोलेगा एप्पल को, भाई एप्पल ये देख अमित महाजन करके एक ऐसा कोई आया है, उसको प्लीज कैमरा रिप्लेस करके चाहिए। तो यार एप्पल बोलते तेरे पास है ना, अभी के लिए कर देना, अभी अभी के लिए तेरे पास जो एक कैमरा है वो दे दे फ्री में। तो मेपल बोलेगा अरे भाई तूने तो मेरे से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, एक कैमरा देने का, एक कैमरा देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, एप्पल का है, बराबर है? तो एप्पल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो एप्पल ने कैमरा देना चाहिए। बात तो बराबर है कि एप्पल ने कैमरा देना चाहिए, बट इधर पॉइंट ऐसा है कि मेपल के स्टोर पे खड़ा है वो बंदा। तो डज इट लुक गुड फॉर एनी मैन्युफैक्चरर और एनी कंपनी टू से कि नहीं, तू डायरेक्टली एप्पल से बात कर, अरे भाई तू ही तो ऑथराइज डीलर है एप्पल का। सो मेपल कैन नॉट से कि नहीं तू डायरेक्टली अभी एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जा,
ऐसे तो नहीं बोल सकता। सो मेपल ने क्या किया मालूम है? मेपल ने 500 यूनिट्स में से ही वाज गोइंग टू सेल इट फॉर हिज ओन प्रॉफिट, बट उसको उसमें से एक किधर यूज करना पड़ रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ रहा है। पर मेपल बोलेगा भाई एप्पल देखा, 500 में से मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तेरे तरीके से, तेरे तरफ से। मतलब ऐसे मान लेंगे कि तूने मुझे 499 ही दी है, मैं 500 का पेमेंट नहीं करने वाला हूं, मैं पेमेंट करूंगा सिर्फ 499 का। क्यों? बिकॉज एक जो मैंने मेरे इसमें से यूज किया है ना, वो तूने मुझे दिया, मैंने उसको दे दिया। सो मेरा सर्विस नहीं है। सो तूने मुझे जो इनवॉइस रेज करके दिया है दैट इज फॉर 500 यूनिट्स, प्लीज रेज द इनवॉइस फॉर 499 यूनिट्स, बिकॉज तेरे में से एक मैंने यूनिट किसको दे दिया? अमित महाजन को दे दिया। अभी 499 है, विच आई विल सेल इट टू माई कस्टमर्स, बिकॉज मेपल के खुद के कस्टमर्स को उनको बेचना था। नाउ बट इनवॉइस तो रेज हो गया था ना 500 यूनिट्स का। अगर 500 यूनिट्स का इनवॉइस रेज हो चुका था, कैन आई से दैट अभी Maple was not ready to make a payment of 500 units. Maple was ready to make a payment of only 499 units. नाउ क्या करे? इनवॉइस तो 500 का है, तो इसके वजह से एप्पल क्या करता है? एप्पल एक यूनिट का क्रेडिट नोट इशू करता है। एप्पल एक यूनिट का क्रेडिट नोट इशू करता है, जिसके वजह से मेपल को जो पेमेंट करने का लायबिलिटी आता है ना, वो अभी 500 का नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 499 का आएगा। अंडरस्टैंडिंग? सब कुछ समझा तुम लोगों को ये कैसे हो रहा है? यस। एंड मेपल को अभी मेपल के जीएसटीआर 2B में कहने से 500 यूनिट्स का आईटीसी दिखता होगा, बराबर। पर उसने कितने का पेमेंट किया है? 499 यूनिट्स का। कहने से एक यूनिट का जो आईटीसी एक्स्ट्रा मेपल के पास है, कहने से मेपल विल हैव टू रिवर्स द आईटीसी। एवरीबॉडी? एब्सोल्युटली राइट, मेपल विल हैव टू रिवर्स द आईटीसी। करेक्ट है भाई, एकदम मस्त पॉइंट था। अगर समझा तो मजा आएगा, नहीं समझा तो वापस पीछे जाके वापस देखना। अरे मैं बोल रहा समझ में आ जाएगा, स्पीड कम करना, सब समझ में आ जाएगा। राइट? तो एक का रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी, बिकॉज एक का उसने पेमेंट ही नहीं किया था, उसने 499 का पेमेंट किया था, बट उसके जीएसटीआर 2B में 500 यूनिट्स का आईटीसी दिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग? तो अभी मैंने बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मोड में ये चीज लिखा है। देखो, एप्पल आराम से, एप्पल ऑलरेडी सोल्ड 500 कैमराज टू मेपल, बराबर। मेपल इज गोइंग टू सेल इट फर्दर टू कस्टमर्स हुज कैमराज टर्न आउट टू बी फॉल्टी विच आर नॉट अंडर वारंटी। मेपल को तो खुद का धंधा बिठाना है भाई, उसको बेचना है आगे। हम उसको एप्पल का हेल्प नहीं करना है इसमें, उसको तो खुद को बेचने का है आगे। बट इफ मेपल गिव्स वन कैम टू कस्टमर हु वाज अंडर वारंटी, देन वन कैम वाज गिवन बाय मेपल विच वाज सपोज्ड टू बी गिवन बाय एप्पल। वो मेपल ने दे दिया। करेक्ट? नाउ why will Maple pay for 500 cams where one cam was sold on behalf of Apple? And thus he should be charged only for 499, and therefore credit note issue करना पड़ेगा for one cam। and कौन इशू करेगा? एप्पल इशू करेगा, बराबर। नाउ आईटीसी रिवर्सल का बात करते हैं। आईटीसी रिवर्सल के केस में मेपल को क्या करना पड़ेगा? मेपल को दोस्तों आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। सो आईटीसी ऑफ 1 यूनिट फॉर विच ही गॉट द क्रेडिट। अभी क्वेश्चन ये आता है, ये जो एप्पल था, ये एप्पल को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा क्या? इसका मतलब क्या सर? एप्पल को कौन सा आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? बिकॉज एप्पल ने भी जो कैमरा दिया ना, एक कैमरा, कहने से वो जो एक कैमरा दिया, सो टोटल उसने 499 कैमरास दिए और एक कैमरा दिया, बराबर है। तो ये कैमरास एप्पल ने किधर से परचेज भी किए होंगे ना, तो उस पर जीएसटी पे करके उसने आईटीसी लिया होगा। यस, परफेक्ट है। तो अभी एप्पल के आईटीसी का हम लोग बात कर रहे हैं। सो आईटीसी रिवर्सल चाहिए क्या एप्पल को? 499 कैमरा जो मेपल को दिए उसका भी आईटीसी का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वो तो सेल किया है भाई फॉर अ कंसिडरेशन। एंड एक जो अंडर वारंटी बेचा है वो अंडर वारंटी है, भले आज उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, पर पहले उसको मतलब पहले उसको पेमेंट मिला था ना, जब ये सेल किया था तभी कस्टमर को। तो कैन आई से all 500 units, be it 400 499 or be it one, all 500 are sold for a consideration, ऐसे हम लोग मानेंगे। 499 लेजिट करंटली भी कंसिडरेशन के लिए जा रहा है, और एक का कंसिडरेशन पहले ही आ चुका था। सो एप्पल को आईटीसी रिवर्सल इज एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। ये है तुम्हारा तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट आता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टॉक। रिप्लेनिशमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टॉक, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है एप्पल ने मेपल ने क्या किया? मेपल ने खुद का स्टॉक पहले यूज किया,
एंड देन एप्पल सेंड द गुड्स फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द स्टॉक। इसका मतलब सर ये तो सेम हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, ये पॉइंट में क्या हुआ था पहले? पहले ये हुआ था कि पहले ही एप्पल ने कुछ परचेस करके रखा था, उस पे जीएसटी पे करके रखा था, पूरे 500 का पहले ही परचेस करके रखा था, उसके बाद कस्टमर उसके पास आया। इधर ऐसे नहीं हो रहा है, इधर मेपल पहले कस्टमर को सर्विस दे रहा है, और वो जो कस्टमर को सर्विस देके उसके पास वो जो स्टॉक में एक कम हो गया ना, वो बेसिकली क्या कर रहा है, एप्पल वापस स्टॉक भर रहा है एक से। सो पहले मेपल यूज्ड इट्स ओन स्टॉक and then Apple sent the goods for restoration. So can I say there is no consideration which was involved in this? Yes, and that's why there is no GST which is charged. Any ITC reversal required? No ITC reversal भी required because consideration कुछ charge हुआ नहीं था, और जो Apple ने जो goods भेजे थे उसका already पहले Apple को consideration मिल चुका था। ये तुम्हारे 4 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस इसमें कवर मैंने कर दिए दोस्त, बराबर, नो प्रॉब्लम। केस 1 मैन्युफैक्चरर ने सर्विस दिया तो, केस 2 डिस्ट्रीब्यूटर ने सर्विस दिया तो कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया होगा तो नो जीएसटी, कंसिडरेशन चार्ज किया होगा तो जीएसटी। उसके बाद बात करते हैं केस नंबर 4 का। 3 अभी देख लिया, 4 केसेस। 4 में क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब मेपल प्रोवाइड्स रिपेयर सर्विस टू कस्टमर अंडर वारंटी। अभी इधर रिपेयर सर्विस का बात किया, अभी पार्ट रिप्लेसमेंट का बात नहीं है, रिपेयर सर्विस का बात किया, जिसके लिए कुछ भी कस्टमर से चार्ज नहीं किया, बराबर। बट रिपेयर सर्विस किया किसने? मेपल ने किया। सो कहने से मेपल विल चार्ज द अमाउंट फ्रॉम द एप्पल। यस, सो चार्जेस, मेपल चार्जेस मैन्युफैक्चरर फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज मेहनत तो डिस्ट्रीब्यूटर ने किया ना। सो जो भी एप्पल पैसा देगा टू मेपल, उस पे जीएसटी भी चार्ज होगा। तो कितना पैसा देगा? 10 लाख प्लस 1 लाख। सो बेसिकली 1 लाख का एप्पल उसका आईटीसी ले सकता है। जो भी मेपल को पैसा मिला है 1 लाख, वो मेपल गवर्नमेंट के पास जाके 1 लाख का पेमेंट कर देगा, राइट? वैल्यू प्लस जीएसटी पे करेगा, एंड आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, दैट इज एप्पल, जो भी 1 लाख का पेमेंट हो रहा है उसका। कुल ओके। उसके बाद बात करते हैं एक्सटेंडेड वारंटी का। मतलब क्या? एक्सटेंडेड वारंटी इज डिफरेंट देन योर नॉर्मल वारंटी, ओरिजिनल वारंटी। एक्सटेंडेड मतलब कि 2 साल का ओरिजिनल है और 3 साल का और एक्सटेंडेड मिल रहा है, राइट? सो अमित महाजन ने एक्सटेंडेड वारंटी के लिए एप्पल को पेमेंट किया 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज का पेमेंट किया, बराबर, एकदम परफेक्ट है। ओके, अभी ध्यान दो, ये एक्सटेंडेड वारंटी कभी बेची थी एप्पल ने? अगर एक्सटेंडेड वारंटी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई के टाइम पे ही बोल दिया था, भाई सप्लाई के केस में बोल दिया कि 2 साल का है और 3 साल का एक्सटेंडेड में और चाहिए तो मुझे बता दो। अगर मैंने एक्सटेंडेड वारंटी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई ही ली है और वो एप्पल से ही ली है, then in that case that extended warranty, this 10,000 will be treated as a composite supply to the main phone। वो कंपोजिट सप्लाई जैसे ट्रीट किया जाएगा, और फोन पे जो जीएसटी रेट लगेगा वही 10,000 रुपीज पे जीएसटी रेट लग जाएगा। सो मतलब एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई अगर एक्सटेंडेड वारंटी दी है, तो देखो कि किससे ली है एक्सटेंडेड वारंटी, टेकन फ्रॉम एप्पल इटसेल्फ, then it will be considered as composite supply because seller भी एप्पल है एंड एक्सटेंडेड वारंटी देने वाला भी एप्पल है। Now rate of goods will be applicable on warranty। बट कभी कभी होता क्या है कि एप्पल फोन बेचता है बट एक्सटेंडेड वारंटी देने वाला होता है जो सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, फॉर एग्जांपल क्रोमा। क्रोमा कभी कभी एक्सटेंडेड वारंटी देती है, पर ओरिजिनल वारंटी किसने दिया है? एप्पल ने दिया है। इन दिस केस प्लीज ट्रीट सेल ऑफ गुड्स एंड एक्सटेंडेड वारंटी सेपरेटली। ये दोनों प्लीज प्लीज सेपरेटली कंसिडर कर लेना। थर्ड पार्टी से अगर लिया होगा तो ट्रीट वारंटी एब्सोल्युटली सेपरेटली, करेक्ट है? ओके। अगर ओरिजिनल सप्लाई के टाइम पे अमित महाजन ने बोला था कि मुझे वारंटी वारंटी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता है फोन को, ऐसा बोल दिया था, पर उसके बाद उसको रियलाइज हुआ नहीं नहीं नहीं, ये तो वारंटी हम लोगों को एक्सटेंड करनी है। सो अगर आफ्टर ओरिजिनल सप्लाई अगर मैंने एक्सटेंडेड वारंटी लिया होगा तो ट्रीट द वारंटी सेपरेटली। सो बेसिकली एक बात बहुत सिंपल है कि अगर एप्पल से ही तूने सप्लाई के टाइम पे ही एक्सटेंडेड वारंटी लिया एप्पल से ही, तो ही वो कंपोजिट सप्लाई है, बाकी ऑल केसेस में तुम लोग उसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करो। एंड दीज आर योर 5 केसेस ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाउ टू, मतलब सब कुछ ही इसमें आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट्स में बेसिकली 5 केसेस में। कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट इन आईटीसी चैप्टर क्या होता है? देखो, एक एप्पल है, एक मेपल है, पार्ट्स रिप्लेस करके दिया अंडर वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आप लोग एक्चुअली देख लिया है। इज एप्पल रिक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी? नो।
Apple had already taken money earlier at the time of original supply to the customer. As such, Apple को जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, भले तुम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अभी दे रहे हो, पर इसका पहले पैसा कस्टमर से मैंने ले चुका हूं. इसके वजह से जो भी एप्पल ने जीएसटी क्लेम किया होगा एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ द कैमरास, उसका उसको आईटी से रिवर्स करने का ऐसे जरूरत नहीं है. एंड दिस कंप्लीट्स योर इनपुट टैक्स क्रेडिट. आई कैन से दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज डन एंड डस्टेड. मुझे बताओ कैसा लगा. जितना डिटेल में रिवीजन कर सका उतने डिटेल में दोस्तों मैंने ये रिवीजन किया है. और अगर तुम लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना. कि मैं भगवान को प्रे करता हूँ कि जिनको अच्छा लगा और उन्होंने कमेंट नहीं किया और हमें उन्होंने कमेंट किया तो उनके 10 मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ा देना. एकदम बढ़िया. तो यस, सो सब कुछ ही हम लोग ने कवर किया है. जो अगर अगर कुछ लगा तुम लोगों को कवर नहीं किया तो एक बार तुम लोग पढ़ लेना. बट जो जो इंपॉर्टेंट था, जो जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो रुक रुक के आराम आराम से भी चीजें कंप्लीट की है. तो प्लीज एक बार खुद से एक बार पढ़ के रखना. एंड यार यू आर ऑल सेट टू गो. और इसके बाद भी तुम लोग क्वेश्चन सीधा देख लिया ना, यू विल बी जस्ट सेट फॉर द एग्जाम. यस, परफेक्ट है. यस, ऐसा. Superb. Yes, it's just a request that please let me know in the comment section whether you are how did you find this lecture. जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा प्लीज कमेंट करके बताना. और आज के लिए इतना ही दोस्तों. और हम लोग कल मिलेंगे. जो अपने टाइम टेबल में लिखा है वो हम लोग कवर करेंगे. कल कौन सा है मुझे याद नहीं. जो भी होगा हम लोग कल कवर करेंगे. एंड लेट्स make this attempt as our last attempt. And I am also doing everything from my end, and I want you also to do everything from your end. And let's finish it off, and let's say that once and for all we are going to achieve this together. चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों. I will see you tomorrow. Till then, bye bye, see you, take care, good night, study hard, bye bye.